पेश खिदमत है कहानी राजकुमारी शबाना। खांसते खांसते राजा का चेहरा लाल हो गया था और आंखों में नमी सी तैरने लगी। रानी उसे हमदर्दी से देख रही थी। कुछ देर बाद राजा की खांसी थम गई और वो छत को घूरते हुए हाँपने लगा। ये दवाई पी लीजिए, वैद्य जी कह रहे थे कि इसके पीने से आप 2 दिन में ही ठीक हो जाएंगे। रानी ने मेज पर से दवाई की शीशी उठाकर उसे एक प्याली में डालते हुए कहा। फिर उसने दवाई राजा की तरफ बढ़ा दी। राजा ने खामोशी से दवाई पी ली और बोला, हमारा राजकुमार इमरान कहाँ है? आपकी गैर मौजूदगी में आजकल वही राज्य के तमाम कामों की निगरानी कर रहा है। इस वक्त भी वो मंत्रियों के साथ शहर की उस बस्ती में गया हुआ है जिसमें कल आग लगने से काफी नुकसान हुआ था। लोगों के घर बार जल गए हैं और वो खुले आसमान के नीचे शरण लेने पर मजबूर है। रानी ने बताया, इस आगजनी की घटना से हमें भी गहरा दुख पहुंचा है। सुबह इमरान ने हमसे उसका जिक्र किया था और हमसे मांग की थी कि शाही खजाने से उन लोगों के नुकसान की भरपाई की जाए। हमने उसे बड़ी खुशी से अनुमति दे दी थी। रानी, सच पूछो तो इमरान की नेकी और साफ सुथरी आदतें हमारा खून बढ़ाती है। राजा ने बड़े गर्व से कहा, आजकल के जमाने में ऐसी आज्ञाकारी संतान कहाँ मिलती है? हमारा राजकुमार इमरान लाखों में एक है। रानी खिलकर बोली, लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में, राजा ने कहा और उठकर बैठ गया। बेगम, यह हमारा रोज रोज का बीमार होना इस बात का संकेत है कि अब हमें राजकाज के कामों से अलग होकर याद इलाही में मग्न हो जाना चाहिए। दुनिया के लिए तो हमने बहुत कुछ कर लिया है, अब परलोक के लिए भी कुछ करना चाहिए। हम ये सोच रहे हैं कि अब ये सिंहासन और मुकुट इमरान के हवाले कर दें। हाँ, अब आपको आराम की जरूरत है। आपका ये कदम बिल्कुल उचित होगा। रानी बोली, लेकिन इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपने से पहले हम ये चाहते हैं कि उसकी शादी हो जाए। शादी हो जाएगी तो वो अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह समझने लगेगा। राजा ने कहा, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली है। मेरी भी यही इच्छा है कि इस महल में मेरी बहू आ जाए। रानी ने खुश होकर कहा, पोते पोतिया हो जाएंगे तो महल में अकेलेपन का एहसास भी कम हो जाएगा। ये काम जल्द ही हो जाए तो अच्छा है। तुम्हारी नजर में कोई राजकुमारी है? राजा उसे सवालिया नजरों से देखते हुए बोला, एक नहीं, कई। राजा फारूक की लड़की शहनाज, राजा अयूब की राजकुमारी जरीना, राजा कयूम की लड़की सुरैया और भी बहुत सारे राजा हैं जिनसे हमारे देश के संबंध बेहद अच्छे हैं और वो हमारे राजकुमार इमरान को खुशी खुशी अपना दामाद बनाने पर तैयार हो जाएंगे। रानी ने कहा, ठीक है, मगर तुम ऐसा करो कि पहले इमरान की राय जान लो। अलग अलग उत्सवों में वो इन तमाम राजकुमारियों से मिल चुका है। जिस राजकुमारी से वो शादी करना चाहेगा बता देगा। राजा बोला। रानी ने सिर हिलाकर उसकी बात का समर्थन किया और उठते हुए बोली, इमरान के आते ही मैं इस विषय पर उससे बात करूंगी। अब आप आराम से सो जाएं। मैं आपके लिए मूंग की दाल की खिचड़ी पकाने जा रही हूं। शाही रसोइयों को तो ये पकाना ही नहीं आती है। वैद्य जी ने कहा था कि परहेज बहुत जरूरी है और जोर दिया है कि खिचड़ी के अलावा आपको कुछ न दिया जाए। रानी, तुम क्यों कष्ट करती हो? मूंग की दाल की खिचड़ी ही तो है। रसोइये से कह दो, उबलने के लिए रख देगा दाल चावल। राजा बड़ी कमजोर सी आवाज में बोला। उसे मूंग की दाल की खिचड़ी बिल्कुल पसंद नहीं थी। रानी हंस पड़ी। हंसते हुए बोली, रसोइया बेचारा बहुत व्यस्त है। वैसे लगता है आपको ये परहेजी खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसमें अच्छी लगने वाली कोई बात है ही नहीं, फीकी फीकी और बेस्वाद। राजा ने नापसंदगी से कहा, इसीलिए तो कहती हूं कि आप जल्दी से ठीक हो जाइए। आपके बगैर खाने की मेज बिल्कुल सूनी सूनी सी लगती है। रानी ने कहा, अगर ठीक होना हमारे बस में होता तो हम बीमार ही क्यों पड़ते? राजा बेबसी से बोला और लेट गया। रानी कमरे से निकल गई। बाहर निकली ही थी कि उसकी नजर राजकुमार इमरान पर पड़ी, जो अपने कमरे में जा रहा था। रानी उसके कमरे की तरफ बढ़ गई। कमरे में गई तो उसने इमरान को देखा,
जो खिड़की के पास खड़ा था, और उसके चेहरे पर गहरी उदासी छाई हुई थी, और वो बगीचे में खिले फूलों को घूरते हुए किसी सोच में डूबा हुआ था। बेटे इमरान, क्या बात है? ये उदासी कैसी? रानी ने उसके करीब जाकर बड़े प्यार से पूछा। राजकुमार इमरान उसकी तरफ घूमा। अम्मी हजूर, मैं अभी उन घायलों से मिलकर आ रहा हूं जो कल रात लगने वाली आग में जल गए थे। उनकी तकलीफ महसूस करके मुझे बहुत ज्यादा दुख का एहसास हो रहा है। राजकुमार इमरान ने बड़े दुख से कहा, तुम गम ना करो। खुदा ने चाहा तो सब घायल बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। आपके अब्बा हजूर तो बीमार हैं, वो तो वहां जा ही नहीं सकते। अब तुम्हारा ही फर्ज है कि प्रभावित लोगों की हर तरह से इमादत करो। रानी ने कहा, मैं अपना फर्ज अच्छी तरह समझता हूं। मैंने तमाम लोगों के रहने के लिए नए मकानों का इंतजाम कर दिया है। उन्हें इतनी रकम भी दे दी है कि वो अपने घरों के लिए जरूरी चीजें खरीद सकें। राजकुमार इमरान ने विस्तार से बताते हुए कहा, मुझे और तुम्हारे अब्बा हजूर को तुमसे यही उम्मीद है कि तुम उनके पदचिन्हों पर चलते हुए अपनी जनता के हर दुख सुख में बराबर के साथी बनोगे। रानी बोली, अब अब्बा हजूर की तबीयत कैसी है? राजकुमार इमरान चौंक कर बोला, पहले से बेहतर है। रानी ने बताया, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। कहिए। राजकुमार इमरान ने बड़े आदर से कहा, तुम्हारे अब्बा हजूर की इच्छा है कि तुम्हारी शादी जल्द से जल्द हो जाए। इस महल में चांद सी बहू आ जाए तो महल की रौनक बढ़ जाएगी। रानी ने उसके चेहरे की ओर गौर से देखते हुए कहा, मैं इस सिलसिले में आपकी क्या मदद कर सकता हूं? राजकुमार इमरान ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा, अपनी पसंद की राजकुमारी बता दो ताकि हम तुम्हारा रिश्ता लेकर उसके देश जा सकें। रानी भी मुस्कुराकर बोली, अम्मी हजूर, मैं इस बारे में क्या कह सकता हूं? आपकी पसंद मेरी पसंद होगी। राजकुमार इमरान ने कहा और आज्ञाकारी बनकर सिर झुका लिया। तो फिर तुम्हारे लिए राजकुमारी शहनाज ठीक रहेगी। वो बेहद सुंदर राजकुमारी है। राजा फारूक की भी यही इच्छा है। रानी ने अपनी पसंद बताई। मगर अम्मी हजूर, आपने शायद राजकुमारी शहनाज को करीब से नहीं देखा। बेहद बददिमाग और घमंडी लड़की है। वो तो आपका जीना हराम कर देगी। आजकल सास बहू के वैसे भी बहुत झगड़े होते हैं। राजकुमार इमरान ने कहा, महल में सारा सारा दिन चिक चिक हुआ करेगी। अच्छा, मैं नहीं जानती थी कि वो ऐसी राजकुमारी होगी। खैर, उसे जाने दो। राजकुमारी जरीना के बारे में तुम्हारा क्या विचार है? उसका रंग तो कुछ सांवला है, मगर उसके काले बाल देखे हैं, एड़ियों तक आते हैं। रानी उम्मीद भरी नजरों से राजकुमार इमरान की तरफ देखने लगी। राजकुमार इमरान डर से आंखें फैलाते हुए बोला, मगर अम्मी हजूर, राजकुमारी जरीना पर तो किसी चीज का साया है। आपने नहीं सुना? कभी कभी तो वो मर्दों जैसी आवाज में बात करने लगती है, और वो आवाज बड़ी गर्जने वाली किस्म की होती है। हैं? रानी चौंक कर बोली, ये बात है तो फिर उसे भी छोड़ो। तुम्हारे अब्बा हजूर ठीक हो जाए तो मैं उनके साथ राजा कयूम के देश जाऊंगी। उनकी लड़की की बड़ी तारीफें सुनने में आई है। उनकी लड़की का नाम तो राजकुमारी सुरैया है। आप उससे मेरी शादी करेंगी? राजकुमार इमरान ने हैरानी से कहा, क्यों? उसमें क्या खराबी है? अब रानी उसे घूरने लगी। अम्मी हजूर देखिए, नाराज मत होइए। आपके आदेश का उल्लंघन करने की मुझ में हिम्मत नहीं। आपकी हर इच्छा का सम्मान करूंगा। राजकुमार इमरान उससे नजरें चुराते हुए बोला। रानी नरम पड़ गई। प्यार से पूछा, कहो कहो, तुम क्या कहने वाले थे? मैं ये कह रहा था कि राजा कयूम ने अपनी बेटी की शादी के लिए ये शर्त लगा रखी है कि जो राजकुमार भी उनकी राजकुमारी से शादी करेगा उसे घर जमाई बनकर उन्हीं के महल में रहना पड़ेगा। अगर आपको मेरा यहां रहना मंजूर नहीं तो ठीक है, कर दीजिए राजकुमारी सुरैया से शादी। मैं चला जाऊंगा। राजकुमार इमरान भारी आवाज में बोला, वैसे वहां जाने के बाद आप मुझे बहुत याद आया करेंगी। रानी उसकी बात सुनकर घबरा गई और बोली, खुदा न करे तुम हमारी नजरों से ओझल हो। भाड़ में जाए ऐसी शादी। मगर बेटे, अब तुम ही बताओ
कि तुम्हारी शादी किससे हो? अम्मी हजूर, मैं कैसे बता सकता हूं? मैं तो सिर्फ इतना कर सकता हूं कि आपके फैसले पर सिर झुका दूं। राजकुमार इमरान धीरे से मुस्कुराकर बोला। उसकी आंखों में शरारत नाच रही थी। रानी एक कुर्सी पर गिर गई। मैंने जितनी राजकुमारियां भी बताई थी, तुमने उनमें कमियां निकालकर सबको खारिज कर दिया। फिर भी कहते हो कि मेरे फैसले पर सिर झुका दोगे। क्या मतलब है तुम्हारा? राजकुमार इमरान उसके करीब जमीन पर बैठ गया। अम्मी हजूर, आपको याद है पिछले साल आप राजा एजाज के देश गई थी। राजा एजाज की लड़की राजकुमारी शबाना के जन्मदिन का उत्सव था। आपने देखा होगा वो राजकुमारी किस कदर हंसमुख और मिलनसार थी। वो मुझसे बहुत घुल मिल गई थी। तो ये बात थी। रानी हंसकर बोली, तभी तुम टालमटोल कर रहे थे। वैसे बेटे इमरान, मुझे तुम्हारी पसंद सुनकर बहुत ज्यादा खुशी हुई है। राजकुमारी शबाना ही दुनिया में अकेली ऐसी राजकुमारी है जो तुम्हारे लिए बिल्कुल सही रहेगी। मुझे पहले उसका ध्यान नहीं रहा, वरना पहले ही उसका नाम ले देती। अच्छा, अब तुम कपड़े बदलो। मैं तुम्हारे अब्बा हजूर के लिए मूंग की दाल की खिचड़ी पका लूं। रानी कमरे से निकल गई। राजकुमार इमरान का चेहरा खुशी से चमक रहा था। उसने जब राजकुमारी शबाना को उसके जन्मदिन पर देखा था, तो उसी दिन फैसला कर लिया था कि शादी करेगा तो सिर्फ राजकुमारी शबाना ही से करेगा। राजकुमारी शबाना के व्यवहार ने राजकुमार इमरान को बहुत प्रभावित किया था। वो आम राजकुमारियों से बिल्कुल अलग थी। इसके अलावा वो दुनिया की तमाम राजकुमारियों से ज्यादा खूबसूरत थी। इस घटना के 10 दिन बाद ही राजा पूरी तरह स्वस्थ हो गया। स्वस्थ होने के दूसरे ही दिन वो रानी को साथ लेकर राजा एजाज के देश रवाना हो गया। उसके साथ सिपाहियों की 4 टोलियां थी और 150 सेवक थे, जो राजा एजाज को दिए जाने वाले उपहार उठाए हुए थे। राजकुमार इमरान राजा और रानी को शहर की सीमा तक छोड़ने आया था। रानी ने उससे वादा किया था कि वो राजकुमारी शबाना का रिश्ता फौरन मांगकर वहां से चल देगी, ताकि शादी की तैयारी में देर न हो। 15 दिन बाद रानी और राजा वापस आ गए। रानी के चेहरे पर छाई हुई परेशानी और चिंता ने राजकुमार को उलझन में डाल दिया। राजा को सफर ने थका दिया था, इसलिए खाने से निपटकर वो अपने शयन कक्ष में जाकर सो गया। राजकुमार इमरान रानी के पीछे पीछे फिर रहा था। जब रानी को कुछ फुर्सत मिली तो वो उसके पास जा पहुंचा। रानी ने उसे हमदर्दी से देखते हुए कहा, मुझे दुख है कि मैं निराश लौटी हूं। क्या राजा एजाज ने रिश्ता देने से मना कर दिया? राजकुमार ने बड़े धैर्य के साथ पूछा। वैसे उसका चेहरा उदास सा हो गया था। ये बात नहीं है, वो तो कह रहे थे कि ये हमारी खुशकिस्मती है कि राजकुमार इमरान जैसे नेक और खूबसूरत लड़के का संदेश हमारी राजकुमारी के लिए आया है, मगर एक मजबूरी के कारण हम इस पर सहमति नहीं जता सकते, रानी ने बताया। क्यों? राजकुमार इमरान ने आश्चर्य से कहा, यह तो टालने वाली बात हुई। मैं भी पहले यही समझ रही थी, मगर बाद में इस विचार को दिल से निकाल देना पड़ा। राजा एजाज ने तो कुछ नहीं बताया था, मगर उनकी पत्नी रानी हुसैन बानो से मेरी गहरी दोस्ती है। मैंने जब ज्यादा कुरेदा तो उन्होंने मुझे एक कहानी सुनाई। तुम ये कहानी सुनोगे तो तुम्हें भी उनसे हमदर्दी हो जाएगी। बेचारों पर बड़ी मुसीबत आई हुई है। रानी हुसैन बानो क्या बता रही थी? राजकुमार इमरान ने बेताबी से पूछा। फिर बोला, अच्छा अम्मी हजूर, ये कहानी सुनाने से पहले आप मुझे ये बताइए कि आप इस सफर से थकी तो नहीं? अगर ऐसा है तो फिर आप जाकर आराम कीजिए। ये बातें तो बाद में भी हो जाएंगी। नहीं, सफर से थकने का तो सवाल ही नहीं उठता। हम लोग पैदल तो आए नहीं हैं। सारा सफर आरामदायक रथ में तय हुआ था। अगर थकान हुई होगी तो घोड़ों को हुई होगी, जो रथ में जुटे हुए थे। रानी मुस्कुराकर बोली, अम्मी हजूर, अगर अब्बा हजूर इस मौके पर यहां होते तो आगे से वो ये कभी ना कहते कि सफर की वजह से थकान हो गई है। राजकुमार इमरान शरारत से बोला। रानी के होंठों पर
हल्की सी मुस्कुराहट दौड़ गई। उसने राजकुमार इमरान को हल्के से डांटते हुए कहा, तुम बहुत बातें बनाने लगे हो। अच्छा, अब खामोशी से सुनो, मैं ये किस्सा शुरू से सुनाती हूं। राजा एजाज और रानी हुसैन बानो के घर बड़ी मुद्दत के बाद खुदा ने एक लड़की दी थी, जिसका नाम उन्होंने राजकुमारी शबाना रखा। राजकुमारी शबाना बेहद सुंदर और कोमल थी। उसके जन्म पर राजा एजाज ने बहुत खुशियां मनाई, गरीबों के लिए खजानों के मुंह खोल दिए, और इसी खुशी में कई लोगों की सजाएं माफ करके उन्हें जेलों से आजाद कर दिया गया। उन्हीं दिनों शहर से बाहर एक बुजुर्ग का पड़ाव हुआ। वो अल्लाह वाले थे, इसलिए किसी एक जगह ठिकाना नहीं था। उनकी चमत्कार बहुत जल्द मशहूर हो गए। वो बुजुर्ग गरीबों से बड़ी मोहब्बत से मिलते थे, उनके दुख दर्द दूर करते थे, मगर अमीरों को मिलना पसंद नहीं करते थे। उन बुजुर्ग की प्रसिद्धि राजा के कानों तक भी पहुंची। राजा एजाज उनसे बहुत प्रभावित थे, मगर यह भी पता था कि वो बुजुर्ग राजाओं और रईसों से मिलना पसंद नहीं करते। राजा एजाज ने यह भी सुन रखा था कि बुजुर्ग बहुत बड़े भविष्यवक्ता भी हैं, गणना करके आगे होने वाली घटनाएं भी बताते हैं। राजा एजाज को राजकुमारी शबाना के भविष्य का हाल जानने का बहुत शौक था। एक दिन उसी शौक के हाथों मजबूर होकर वो रात के अंधेरे में एक गरीब मजदूर का भेष बदलकर बुजुर्ग की कुटिया में जा पहुंचे। नन्ही राजकुमारी शबाना उनके साथ थी। उन्होंने बुजुर्ग से प्रार्थना की कि वो इस बच्ची का भविष्य बताएं कि कैसा गुजरेगा। बुजुर्ग ने नन्ही राजकुमारी के जन्म की तारीख जानकर एक नक्शा बनाया और राजा एजाज को बताया कि इस लड़की में बहुत खूबियां हैं, उसका भविष्य बहुत सुखद है, मगर जिस दिन इस लड़की की शादी होगी उस दिन इस देश के राजा की मृत्यु हो जाएगी। बुजुर्ग की इस बात ने राजा एजाज को परेशान कर दिया। जब वो वापस महल आए तो उन्होंने रानी हुसैन बानो से बुजुर्ग की कही हुई बात का जिक्र किया। रानी हुसैन बानो ने उन्हें तसल्ली दी और सलाह दी कि हो सकता है बुजुर्ग से हिसाब किताब में कोई गलती हो गई हो, इसलिए इस बारे में दूसरे ज्योतिषियों से राय ले ली जाए। अगर ये बात फैल जाती तो राजकुमारी शबाना को लोग मनहूस कहने लगते, इसलिए राजा एजाज भेष बदल बदल कर अलग अलग ज्योतिषियों से मिले, मगर उन्होंने भी यही बात कही कि जिस दिन इस बच्ची की शादी होगी उसी दिन इस देश के राजा की मृत्यु हो जाएगी। तो ये वजह थी जिसकी वजह से राजा एजाज ने माफी मांग ली। आपने तो बड़ी अजीब कहानी सुनाई है। राजकुमार इमरान बेहद हैरान नजर आता था। इस कहानी का जिक्र किसी से नहीं करना, क्योंकि ये बात राजा एजाज और रानी हुसैन बानो ने अपने तक ही सीमित कर रखी है। यहां तक कि राजकुमारी भी इससे अनजान है। रानी ने कहा, आप बेफिक्र रहिए, मैं ये कहानी किसी को भी नहीं सुनाऊंगा। लोगों के पास इतना वक्त नहीं होता कि ठीक से कोई काम की बात भी सुन ले। ये कहानी कौन सुनेगा? राजकुमार ने उठते हुए कहा, अब तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम शबाना का ख्याल दिल से निकालकर किसी और राजकुमारी से शादी कर लो। रानी ने सलाह दी। आखिर अम्मी ऐसी जल्दी भी क्या है, शादी हो ही जाएगी। मेरा दिल जरा घूमने फिरने को चाह रहा है, 2-4 देशों की सैर करके आ जाऊंगा तो शादी भी कर दीजिएगा। राजकुमार इमरान ने कमरे से निकलते हुए कहा। रानी ने सोचा ये ठीक रहेगा। राजकुमार का दुनिया को घूम फिर कर देख लेना उचित रहेगा। आगे उसे ही शासन की बागडोर संभालनी है, सैर सपाटे से कुछ अनुभव भी हासिल कर लेगा और दुनिया की दिलचस्पियों में खोकर वो अपने दिमाग से राजकुमारी शबाना का ख्याल भी निकाल देगा। अगले दिन राजकुमार इमरान राजा से अनुमति मांगकर सफर पर रवाना हो गया। राजकुमार इमरान का घोड़ा हवा से बातें कर रहा था। उसे महल से निकले हुए आज 3रा दिन हो गया था। उसने राजा और रानी को तो यही बताया था कि वो सैसपाटे की खातिर महल से निकल रहा है, मगर ये बात सही नहीं थी। वो तो राजकुमारी शबाना के देश जा रहा था। उसने निश्चय कर लिया था, चाहे कुछ हो जाए, शादी सिर्फ राजकुमारी शबाना ही से करेगा। अपनी इसी योजना को पूरा करने के लिए उसने ये सफर भी शुरू किया था।
राजा एजाज के राज्य का एक खूबसूरत शहर अब राजकुमार इमरान की आंखों के सामने था। चूंकि अभी वहां पहुंचने के लिए 2 घंटे का सफर बाकी था, इसलिए उस शहर के मकान गुड़िया के घरों जितने छोटे छोटे नजर आ रहे थे। राजा एजाज के महल की मीनारें काफी साफ नजर आ रही थी। राजकुमार इमरान एक पहाड़ी रास्ते के बीच में था। पथरीली जमीन पर घोड़े के खुर तेज आवाज पैदा कर रहे थे। वहां पहाड़ियों में कुछ गुफाएं भी थी। राजकुमार इमरान को इन गुफाओं में जंगली जानवरों का डर था। इस खतरे को देखते हुए वो बहुत सावधान था। अचानक एक घर के पास से गुजरते हुए उसे उसमें से किसी के करहाने की आवाजें आई। उसने लगाम खींचकर घोड़े को रोक लिया। जिस घर में से आवाजें आ रही थी वो कुछ पीछे रह गया था। राजकुमार इमरान ने गर्दन घुमाकर उस घर की तरफ देखा और फिर उसी तरफ कान लगा दिए। आवाजें अब तेज हो गई थी। वो घोड़े पर से उतर गया और घोड़े की लगाम एक चट्टान के नुकीले सिरे से बांधकर बड़ी सावधानी से घर की तरफ कदम बढ़ाने लगा। वो बहुत हैरान था कि इस वीरान इलाके में कौन व्यक्ति है जो इस घर में करहा रहा है। शायद उसे मदद की जरूरत हो। यही भावना थी जिसने राजकुमार इमरान को उस घर की तरफ खींचा। वो घर के दरवाजे पर जाकर रुक गया। अंदर अंधेरा था। वो अंदर जाना ही चाहता था कि एक भयानक किस्म की गुर्राहट सुनकर उसके बढ़ते हुए कदम रुक गए। राजकुमार इमरान ने जल्दी से खंजर निकालकर हाथ में पकड़ लिया। उसी पल घर के अंदर से कोई झपटकर उसकी तरफ बढ़ा। राजकुमार इमरान ने देखा तो एक ऊंचे कद का, बड़े बालों वाला भयानक कुत्ता था। इस किस्म के कुत्ते अक्सर खानाबदोशों के पास हुआ करते थे। बाहर निकलते ही कुत्ते ने उछलकर राजकुमार इमरान पर हमला कर दिया। उसका भयानक मुंह खुला हुआ था और लंबे लंबे नुकीले दांत नजर आ रहे थे। इस अचानक हमले से एक पल के लिए राजकुमार इमरान के होश उड़ गए। वो पीछे की तरफ गिर पड़ा। कुत्ता उसके सीने पर चढ़ बैठा और चाहता ही था कि राजकुमार इमरान की गर्दन अपने तेज और नुकीले दांतों से फाड़ डाले कि राजकुमार इमरान ने बड़ी फुर्ती के साथ जमीन पर पड़ा हुआ एक पत्थर उठा के उसके मुंह में ठूंस दिया। इस अचानक हरकत ने कुत्ते को बौखला कर रख दिया। वो उछलकर पीछे की तरफ भागा। वो जोर जोर से अपना सिर झटक रहा था। आधा पत्थर गले से नीचे उतर गया था, इसलिए वो उसके मुंह से नहीं निकल रहा था। राजकुमार इमरान बड़े इत्मीनान से कपड़े झाड़ता हुआ उठा और फिर खंजर के एक ही वार से उस भयानक कुत्ते का काम तमाम कर दिया। उसने इन भयानक कुत्तों के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। उनके बारे में प्रसिद्ध था कि अगर ये इंसान पर हमला कर दें तो फिर उसे जान से मारकर ही छोड़ते हैं। कुत्ते से छुटकारा पाकर राजकुमार इमरान घर के अंदर दाखिल हो गया। घर में कुछ अंधेरा था, मगर थोड़ी देर बाद उसकी आंखें अंधेरे में देखने के लायक हो गई। उसने देखा घर के एक कोने में एक डरी हुई औरत बैठी थी। उसके चेहरे पर कुछ खरोंचें नजर आ रही थी जिनसे खून बह रहा था। वो राजकुमार इमरान को हैरत भरी नजरों से देखने लगी। इन नौजवान, कौन हो तुम? उसने हैरानी से पूछा। जान की सलामती चाहते हो तो फौरन यहां से चले जाओ। अगर वो खानाबदोश यहां आ गए तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तुमने शायद उनके कुत्ते को भी जान से मार दिया है। देवी जी, मैं बहुत हैरान हूं कि आखिर इस वीराने में ये सब क्या हो रहा है। क्या वो कुत्ता आपकी निगरानी पर रखा गया था? राजकुमार इमरान ने पूछा। हां, उसका काम ही था कि मुझे घर से बाहर न जाने दे। अभी कुछ देर पहले मुझे ऐसा लगा कि वो ऊँग रहा है। मौका अच्छा जानकर मैं चुपके से घर के दरवाजे की तरफ बढ़ी, मगर वो चालाक नाटक कर रहा था। मुझ पर झपट पड़ा और अपने पंजों से मेरा चेहरा लहूलुहान कर दिया। औरत ने बताया। मगर आदरणीय देवी जी, आप कौन हैं और इन खानाबदोशों ने आपको क्यों कैद कर रखा है? राजकुमार इमरान ने कुछ देर बाद पूछा। मैं बदनसीब राजा एजाज के मंत्री हैदर की पत्नी हूं। पिछले दिनों कुछ खानाबदोशों ने शहर से बाहर डेरा डाला था।
उनके आने के साथ ही चोरों की घटनाएं एकदम से बढ़ गई। शहर का कोतवाल बहुत परेशान था। मेरे पति से उसकी दोस्ती है। मेरे पति की बुद्धिमानी पूरे राज्य में मशहूर है। कोतवाल ने इन घटनाओं का विवरण मेरे पति को बताया। चोरी की लगातार वारदातों ने पूरे शहर में बेचैनी की लहर दौड़ा दी थी। राजा एजाज ने कोतवाल को जल्द से जल्द चोरों को गिरफ्तार करने का निर्देश दिया। कोतवाल ने राजा सलामत से प्रार्थना की कि मेरे पति को उसकी मदद करने की अनुमति दी जाए। राजा एजाज ने इस मांग को स्वीकार कर लिया। मेरे पति की योजना के कारण कोतवाल ने दूसरे दिन ही तमाम चोरों को गिरफ्तार कर लिया। ये सब के सब खानाबदोश थे। इस बात ने खानाबदोश चोरों के साथियों को भड़का दिया। उन्हें पता था कि उनके साथियों की गिरफ्तारी में मेरे पति का हाथ है, इसलिए उन्होंने कल मुझे मेरे घर से अपहरण करके इस घर में बंद कर दिया और अब वो इस बात की मांग लेकर राजा सलामत के पास गए हैं कि अगर उन्होंने उनके तमाम साथियों को आजाद न किया तो वो मुझे जान से मार देंगे। मेरे पति को मुझसे बहुत प्यार है। अगर उन्होंने राजा एजाज को मजबूर किया तो वो चोरों को रिहा करने पर तैयार हो जाएंगे। खानाबदोशों को यहां से गए हुए कितनी देर हो गई है? राजकुमार इमरान ने चौंक कर पूछा। 1.5 घंटा तो जरूर हो गया होगा, मंत्री की पत्नी सोचकर बोली। राजकुमार इमरान ने खड़े होते हुए कहा, इसका मतलब है कि उन्हें अभी आने में काफी वक्त लगेगा। अगर हम चालाकी से काम लें तो उनको बेबस करके राजा एजाज के हवाले कर सकते हैं। मैंने राजा एजाज के बारे में काफी कुछ सुन रखा है। वो कभी भी उन चोरों को रिहा नहीं करेंगे। खैर, आप मेरे साथ आइए। राजकुमार इमरान के साथ ही मंत्री की पत्नी भी उठ खड़ी हुई। राजकुमार इमरान उसे घोड़े पर बिठाकर रवाना हो गया। पहाड़ी रास्ता खत्म होते ही वो एक घास के मैदान में पहुंचे, जहां जमीन पर हरी घास बिछी हुई थी और बड़े बड़े पेड़ों की छाया बेहद सुखद महसूस हो रही थी। पेड़ों से कुछ दूरी पर एक कुआं भी था। उस जगह रुककर उन्होंने कुछ देर आराम करना चाहा। घोड़े से उतरकर वो दोनों घास पर बैठ गए। राजकुमार इमरान को प्यास लग रही थी। वो कुएं से पानी पी आया। अचानक कुएं की मुंडेर के पास मौजूद एक जंगली झाड़ी ने उसका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। उस झाड़ी में संतरे जितने बड़े नीले रंग के फल लगे हुए थे। राजकुमार इमरान इन फलों के बारे में काफी कुछ जानता था। ये फल, जिसका नाम ताड़ी ताड़ी तोड़ा था, कई किस्म की दवाइयों में इस्तेमाल होता था। अक्सर उसे धूप में सुखाकर इस्तेमाल किया जाता था। उसमें से निकलने वाले रस का अगर एक कतरा भी इंसान के पेट में पहुंच जाता तो उस इंसान पर बेहोशी छा जाती थी। राजकुमार इमरान जल्दी से मंत्री की पत्नी के पास आया। मेरे ख्याल में खानाबदोश इसी रास्ते से गुजरेंगे, उसने कहा। हां, ये तो निश्चित है, मगर लड़के तुम ये क्यों पूछ रहे हो? मंत्री की पत्नी ताज्जुब से बोली। राजकुमार इमरान उसकी बात का जवाब देना ही चाहता था कि अचानक दूर से धूल का एक तूफान सा उठता नजर आया। मंत्री की पत्नी घबराकर बोली, लो देखो, शायद वो आ रहे हैं। आप ऐसा करें कि जल्दी से कहीं छुप जाएं, मैं उनका इंतजाम भी कर लूंगा। राजकुमार इमरान ने कहा। मंत्री की पत्नी दौड़कर झाड़ियों में छिप गई। राजकुमार इमरान कुएं के नजदीक आया और जल्दी से ताड़ी ताड़ी तोड़ा का एक फल तोड़कर उसका रस कुएं से पानी निकालने वाली बाल्टी में निचोड़ा और बाल्टी को कुएं में डाल दिया। खानाबदोश जल्द ही वहां पहुंच गए थे। वो लोग संख्या में 6 थे। उन्होंने कुएं के पास घोड़े रोक लिए। राजकुमार उनकी तरफ हैरानी से देखने लगा। ऐसी नजरों से दुनिया में सिर्फ 2 ही चीजें देख सकती हैं, एक तो भेड़ का बच्चा और दूसरा ये लड़का। उनमें से एक खानाबदोश ने ठहाका लगाकर कहा। राजकुमार इमरान का चेहरा शर्म के मारे लाल हो गया। ओए, तुझे ऐसे वक्त में भी मजाक सूझ रहा है? दूसरे घोड़े पर बैठे हुए एक खानाबदोश ने कहा। फिर वो राजकुमार इमरान से बोला, चल बे, हमारी मशकों को पानी से भर दे, प्यास के मारे गले में कांटे पड़ गए हैं। राजकुमार इमरान ने आज्ञाकारी बनकर सिर हिलाकर उनकी मशक ली और उन्हें
बाल्टी के पानी से भरने लगा। जब 6 की 6 मशकें पानी से भर गई तो उसने उन्हें बड़े आदर से पेश कर दिया। वो लोग बड़े प्यासे मालूम होते थे, घटाघट पानी पीने लगे। फिर जैसे ही उन्होंने मशकें मुंह से हटाई, उन्हें जमीन घूमती हुई महसूस हुई। लगता था जैसे बड़े बड़े पेड़ उनके ऊपर चढ़ते आ रहे हैं। उनके मुंह से डरी हुई चीखें निकली और वो लोग अपने अपने घोड़ों से गिरकर जमीन पर आ गिरे। मंत्री की पत्नी झाड़ियों की तरफ से ये सब तमाशा देख रही थी। उन सब के जमीन पर गिरते ही वो झाड़ियों से निकलकर राजकुमार इमरान के पास आई। अरे, तुमने इनके साथ क्या कर दिया है? वो हैरानी से आंखें फाड़कर बोली। ये बेचारे एक जड़ी बूटी के असर में आ गए हैं, शाम तक अपनी जगह से हिल भी नहीं सकेंगे। राजकुमार इमरान ने उदास लहजे में कहा, हाय बेचारे, मुझे तो तुम कोई जादूगर मालूम होते हो। मंत्री की पत्नी उसे गौर से देखते हुए बोली, आदरणीय देवी जी, अगर मैं जादूगर होता तो यूं नौकरी की खातिर दर-दर की खाक ना छानता फिरता। राजकुमार इमरान दुखी मन से बोला, सुना है राजा एजाज के देश में काफी काम है, इसीलिए मैं यहां चला आया हूं। मैं तो यही समझ रही थी कि तुम कहीं के राजकुमार हो। तुम्हारी शक्ल और सूरत तो राजकुमारों जैसी है और कपड़े भी कीमती मालूम देते हैं। मंत्री की पत्नी शक भरे लहजे में बोली, आदरणीय देवी जी, शक्ल सूरत का क्या है? अगर किस्मत राजकुमारों जैसी होती तो कोई बात भी थी। और ये कपड़े जो आप मेरे शरीर पर देख रही हैं, इन पर मैंने बहुत सी रकम खर्च की थी। अम्मी जान ने कहा था कि बेटा नौकरी ढूंढने जा रहे हो, इसलिए अच्छे कपड़े रखना। अगर मैले कुचैले और फटे पुराने कपड़ों में नजर आओगे तो फिर नौकरी भी गड्ढे खोदने वाले मजदूरों की मिलेगी। राजकुमार इमरान ने सादगी से कहा। मंत्री की पत्नी हंसकर बोली, खैर लड़के, अब तुम चिंता मत करो। तुमने मेरी जान बचाकर मुझ पर एक बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं इसका बदला तो नहीं उतार सकती, मगर मैं ये तो जरूर कर सकती हूं कि कहीं अच्छी जगह तुम्हें नौकरी लगवा दूं। अगर किसी सरकारी विभाग में लग गए तो ऐश करोगे जिंदगी भर। अगर आप मेरी मदद फरमाएंगी तो मैं बहुत ज्यादा आपका आभारी रहूंगा। राजकुमार इमरान ने कृतज्ञता भरे लहजे में कहा, समझो तुम्हारी नौकरी लग गई। अच्छा, अब चलो इन दुष्टों को यही पड़ा रहने दो। मंत्री की पत्नी डाकुओं के एक घोड़े पर बैठते हुए बोली। राजकुमार इमरान अपने घोड़े पर सवार हो गया और वो दोनों तेज रफ्तार से शहर की तरफ चल पड़े। मंत्री की पत्नी राजकुमार इमरान को लेकर सीधी अपने घर आई थी। मंत्री हैदर ने जब अपनी पत्नी को देखा तो उसे हैरानी से घूरने लगा। उसकी पत्नी मुस्कुराकर बोली, शायद आपको मेरे जिंदा सही सलामत आ जाने पर बहुत ज्यादा आश्चर्य है। मुझे तो ये लग रहा है कि शायद मैं सपना देख रहा हूं। मंत्री हैरानी से आंखें मलते हुए बोला, अभी कुछ देर पहले एक डाकू मुझे घर से बुलाकर ले गया था। वो मुझे एक वीरान सी जगह पर ले आया था। कह रहा था कि एक जरूरी बात करनी है। उस जगह पर उसके 5 साथी और भी थे। उन्होंने मेरे सामने ये शर्त रखी थी कि अगर मैं उनके साथियों को, जिन्हें चोरी के आरोप में पकड़ा गया था, छुड़वा दूं तो वो तुम्हें छोड़ देंगे। मैंने उनसे कहा था कि मैं इस मामले में बेबस हूं। उनकी रिहाई राजा सलामती के आदेश से हो सकती है। मैं जाकर उनसे इस बारे में बात करता हूं। हो सकता है मेरी पिछली सेवाओं को देखते हुए वो मुझ पर दया करें और डाकू चोरों को रिहा करने के आदेश जारी कर दें, ताकि उनके साथी तुम्हें सही सलामत छोड़ दें। मगर जब मैं राजा एजाज के पास गया तो उसने मेरी एक ना सुनी। मंत्री बड़े गुस्से से बोला। अचानक उसकी नजर राजकुमार इमरान पर पड़ी। वो पत्नी की तरफ चौंक कर मुड़ा। ये कौन लड़का है? यही वो बहादुर लड़का है जो मुझे उन जालमों के कब्जे से छुड़ा कर लाया है। मंत्री की पत्नी बोली, लड़के, हम तुम्हारे आभारी हैं कि तुमने हमारी प्यारी पत्नी की जान बचाई। शायद तुम शहर में नए हो। मंत्री ने कहा, जी हां, बेचारा नौकरी की तलाश में आया है। उसने हमारी मदद की है और अब ये हमारा फर्ज है कि इसे इसका कुछ फल दे। जब तक इसकी नौकरी किसी अच्छी जगह पर नहीं लग जाती,
ये तब तक हमारा मेहमान रहेगा। मंत्री की पत्नी ने कहा, तुम हमारे लिए रहमत का साया बनकर आए हो। जब तक तुम्हारा मन चाहे हमारे इस महल में रहो। मगर हां, तुम्हारा नाम क्या है? मंत्री ने पूछा। जी, दास को इमरान कहते हैं। राजकुमार इमरान ने नम्रता से जवाब दिया। हमारी अनुभवी निगाहें तुम में बहुत सी छिपी हुई योग्यताएं देख रही है। हमें यकीन है कि तुम एक दिन बड़े पद पर बैठोगे। ये कहकर मंत्री अपनी पत्नी की तरफ मुड़ा। हां, तो मैं ये कह रहा था कि जब मैं राजा एजाज के पास प्रार्थना लेकर पहुंचा कि महाराज डाकू ये जानते हैं कि उनके साथियों की गिरफ्तारी का कारण मैं ही हूं, इसलिए उन्होंने मेरी पत्नी को कैद कर लिया है। अगर आप उनको छोड़ दें तो मेरी पत्नी की जान बच सकती है। मेरी बात सुनकर राजा एजाज बोला, हम उन बदमाश डाकुओं की ऐसी बेकार बात नहीं मान सकते। अगर वो तुम्हारी पत्नी की बजाय हमारी राजकुमारी शबाना को भी ले जाते और ऐसी शर्त हमारे सामने रखते तो हम उसको मना कर देते। इस किस्म की बातों से अपराधियों को बढ़ावा मिलता है। तुम ऐसा करो कि सिपाहियों की एक टोली अपने साथ ले जाकर उन्हें गिरफ्तार कर लाओ। मैं उसके निर्देश पर सिपाहियों की एक टोली लेकर वहां पहुंचा, मगर यह देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई कि उस जगह उन लोगों का नाम निशान भी नहीं था। वो लोग शायद खतरे की आहट सुनकर भाग गए थे। उनके भागने ने मेरी दिमागी परेशानियों को बहुत बढ़ा दिया था। मुझे यकीन था कि अपने ठिकाने पर पहुंचते ही वो तुम्हें मार देंगे, मगर अब तुम्हें सही सलामत देखकर मेरी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहा है। मंत्री ने कहा। मंत्री की पत्नी राजकुमार इमरान की तरफ मुड़ी और बोली, इमरान तुम जाकर नहा धोकर कपड़े पहन लो, फिर हम लोग खाना खाएंगे। इतने में मैं अपने पति को तुम्हारी बहादुरी का किस्सा सुनाती हूं। मंत्री की पत्नी ने राजकुमार इमरान को एक सेवक के साथ भेज दिया और सेवक को जोर देकर कहा कि वो इमरान को पहनने के लिए नई पोशाक दे। राजकुमार इमरान के जाने के बाद मंत्री की पत्नी उसे पूरी कहानी सुनाने लगी। मंत्री ने राजकुमार इमरान की बहुत तारीफ की और बोला, राजा एजाज की बेरुखी और बेरमी ने मेरे दिल में उसके लिए नफरत की भावना पैदा कर दी है। मैं उससे इस बात का जरूर बदला लूंगा। मंत्री की पत्नी के चेहरे पर भी नापसंदगी के भाव आ गए। वो भी नफरत भरे लहजे में बोली, उसकी इस बात से पता चलता है कि उसे दूसरों की जानों की बिल्कुल चिंता नहीं है। अगर इमरान मेरी मदद को ना आता तो मैं तो अब तक मार दी गई होती। ये तो सामने की बात है, मैंने उस राजा की कितनी सेवा की है। उसे ऐसे ऐसे कठिन मामलों में बड़े अच्छे अच्छे और कीमती सुझाव दिए जिनसे ये देश बार बार तबाही से बचा है। मगर जब मेरा एक काम पड़ा तो उस छोटे दिल वाले राजा ने आंखें फेर ली। ये तो किस्मत की बात है, वरना इस देश को आप जैसे बुद्धिमान, समझदार और गरिमापूर्ण व्यक्तित्व की जरूरत है जो इस देश की कमान संभाले। मंत्री की पत्नी बोली, यही बात मेरे दिमाग में है। अगर हम थोड़ी सी चालाकी से काम ले तो किस्मत भी हम पर मेहरबान हो सकती है। हम भी इस सिंहासन पर बैठ सकते हैं। सच पूछो बेगम, जब हम राजा एजाज को आरामदेह सिंहासन पर पैर फैलाकर बैठा देखते हैं तो हमारे दिल पर सांप लौट जाते हैं। जिस कुर्सी पर हम बैठते हैं वो अब हमें चुभने लगी है। उस दिन जो मेरी कमर में दर्द हो रहा था तो उसका कारण यही कुर्सी थी। मंत्री बड़ी उदासी से बोला, तो फिर आप कुछ कीजिए ना, बातों से कुछ भी नहीं होगा। बचपन में मैं बहुत सुंदर थी। मेरे दादा कहते थे कि मैं बड़ी होकर रानी बनूंगी। अभी दादा जीवित है, अगर उनकी जिंदगी में ही ये इच्छा पूरी हो जाए तो क्या कहना। उसकी पत्नी ने कहा, इमरान की मौजूदगी ने मुझे बहुत सहारा दिया है। मैं इस बारे में उससे सलाह लूंगा। अगर वो मेरे साथ मिल गया तो समझ लो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। मंत्री ने खुश होकर कहा, अगर उसने ये बात किसी से कह दी? मंत्री की पत्नी घबराकर बोली, इसका कोई डर नहीं है। उसे नौकरी की जरूरत है, मैं उसे नौकरी दिलवाऊंगा। वो इस बात से मेरा आभारी हो जाएगा। फिर कुछ दिन बाद मैं उससे राजा एजाज के बारे में उसकी राय जानूंगा। अगर वो राजा एजाज के खिलाफ हुआ तब उसके सामने अपनी योजना रखूंगा। जब मैं उससे ये कहूंगा कि राजा बन जाने के बाद मैं उसे अपना मंत्री बना लूंगा
तो यकीनन वो मेरी हर बात मानने पर तैयार हो जाएगा। मंत्री ने चालाकी से मुस्कुराते हुए कहा, यकीनन आप बहुत बुद्धिमान हैं। उसकी पत्नी ने तारीफ करते हुए कहा, ऐसी योजना तो मेरे दिमाग में कभी आ ही नहीं सकती थी। कुछ देर बाद राजकुमार इमरान नहा धोकर आ गया। उसने बड़े कीमती कपड़े पहने हुए थे और वो बहुत सुंदर दिखाई दे रहा था। उसके आने पर उन दोनों ने अपनी बातचीत खत्म कर दी। खाने से निपटकर मंत्री, राजकुमार इमरान और अपनी पत्नी को लेकर राजा एजाज के महल की तरफ चल दिया। जब वो तीनों रथ से उतरकर महल के मुख्य दरवाजे में घुसे तो पहरेदारों ने मंत्री की पत्नी को बड़ी हैरानी से देखा। उन्हें भी उसकी वापसी की उम्मीद नहीं थी। मंत्री ने राजा एजाज को अपने आने की सूचना दी। उसकी पत्नी महल के उस हिस्से में चली गई जहां राजा एजाज की पत्नी रानी हुसैन बानो और राजकुमारी शबाना मौजूद थी। राजा एजाज ने मंत्री को अपने कमरे में बुला लिया। वो अपने बिस्तर पर लेटा था। राजकुमार इमरान को नजरअंदाज करके उसने मंत्री से कहा, ऐ बुद्धिमान मंत्री, हमने सुना है कि तुम्हारी पत्नी वापस आ गई है। जी हां महाराज, आपने सही सुना है। मेरी पत्नी की रिहाई इस नौजवान की वजह से हुई है। तमाम डाकू शहर से बाहर एक जगह बेहोश पड़े हैं। मैंने कुछ सिपाहियों को वहां भेज दिया है ताकि उन्हें गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया जाए। फिर मंत्री ने छोटे शब्दों में राजकुमार इमरान का कारनामा राजा एजाज को सुना दिया। राजा एजाज गौर से राजकुमार इमरान को देखने लगा। राजकुमार इमरान का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। पिछले साल वो राजकुमारी शबाना के जन्मदिन में शामिल होने के लिए यहां आया था। उसने राजा एजाज के साथ भी कुछ समय बिताया था और वो डर रहा था कि कहीं राजा एजाज उसे पहचान ना ले। मगर एक साल के समय में उसके चेहरे में कई बदलाव भी हो गए थे। इसलिए राजा एजाज ने सिर्फ इतना कहा, लड़के, तुम्हें देखकर हमें अपने पड़ोसी देश के राजा का लड़का याद आ गया। उसकी शक्ल तुमसे बहुत मिलती जुलती है। क्या नाम है तुम्हारा? राजकुमार इमरान ने कहा, महाराज, मुझे इमरान कहते हैं। आश्चर्य है, शायद उसका नाम भी इमरान ही था। राजा ने उसे गौर से देखते हुए कहा। अब राजकुमार इमरान को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने मंत्री और उसकी पत्नी को अपना असली नाम बताकर बहुत बड़ी गलती की थी। मगर अब वो मंत्री की मौजूदगी में अपना कोई और दूसरा नाम भी नहीं बता सकता था। इसीलिए हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, महाराज, मैं तो एक गरीब लड़का हूं। अगर मेरी शक्ल और नाम किसी राजकुमार से मिलता है तो इससे क्या फर्क पड़ता है? मैं तो वही एक गरीब लड़का रहूंगा। राजकुमार इमरान की बात सुनकर मंत्री बोला, दरअसल ये नौकरी की तलाश में यहां आया है। हमें इस लड़के ने बहुत प्रभावित किया है। अगर उसे नौकरी की जरूरत है तो नौकरी इस महल में भी मिल सकती है। नौजवान, तुम्हें काम भी आता है या नहीं? राजा एजाज ने पूछा। काम तो जो भी मिल जाएगा कर लूंगा, मगर बागवानी का काफी अनुभव है। आपके बाग को 2 ही दिन में नई शक्ल दे दूंगा। राजकुमार इमरान ने बड़े विश्वास से कहा, ठीक है, तुम आज से ही हमारे बाग में काम शुरू कर दो। हम फूलों के बहुत शौकीन हैं। हमारी बेटी शबाना भी गुलाब के फूल बहुत पसंद करती है। ये बात याद रखो कि हर शाम को ताजा फूलों का गुलदस्ता उसके कमरे में पहुंच जाया करे। ये कहकर राजा एजाज ने एक सेवक को बुलाया और उससे कहा, बाग की देखरेख के लिए हमने ये कर्मचारी रखा है, इसे बाग में पहुंचा दो। मगर हां, तुम ठहरे कहां हो? राजकुमार इमरान के जवाब देने से पहले ही मंत्री बोल पड़ा, महाराज, मैंने फैसला किया है कि इमरान को अपने साथ ही रखूं। उसने मुझ पर और मेरी पत्नी पर जो एहसान किया है उसका कुछ फल तो मिलना चाहिए। राजा एजाज ने पसंद करने के तौर पर सिर हिलाया और राजकुमार इमरान को जाने का इशारा किया। सेवक उसे लेकर शाही बाग में आया। बाग बहुत सुंदर था। रंग बिरंगे फूलों की क्यारियां थी और छायादार फलदार पेड़ थे। हरी चमकदार घास ने बाग को और रौनक दी थी। राजकुमार इमरान ने चैन से सोचा कि इसे यहां पर ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। वो यूं ही बिना किसी उद्देश्य के बाग में इधर उधर घूमने फिरने लगा।
जब वो अपने देश से चला था तो उसके दिमाग में सिवाय इस बात के और कुछ नहीं था कि वह राजकुमारी शबाना से शादी करके ही लौटेगा। मगर यह काम बहुत कठिन था, क्योंकि भविष्यवक्ताओं ने ये भविष्यवाणी कर दी थी कि राजकुमारी शबाना की शादी होते ही इस देश का राजा मर जाएगा। इसलिए राजकुमार इमरान को ये यकीन था कि वो बड़े से बड़ा काम करके भी राजा एजाज को इस हद तक प्रभावित नहीं कर सकता कि वो अपनी बेटी की शादी उससे कर दे, क्योंकि ये उसकी जिंदगी का सवाल था। इस चीज ने राजकुमार इमरान को बहुत उलझा दिया था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। राजकुमार इमरान को बाग में घूमते हुए ज्यादा देर न हुई थी कि राजकुमारी शबाना वहां आ गई। वो राजकुमार इमरान को देखकर चौंक पड़ी। शायद मंत्री की पत्नी तुम्हारा ही जिक्र कर रही थी कि तुमने उन्हें डाकुओं की कैद से छुड़ाया था। राजकुमारी शबाना ने उसे गौर से देखते हुए कहा, जी हां राजकुमारी साहिबा। राजा सलामत ने खुश होकर मुझे इस बाग की देखरेख पर लगा दिया है। राजकुमार इमरान ने सिर झुकाकर बड़े आदर से कहा, तुम चाहे इसका इजहार ना करो, मगर मैं तुम्हें पहचान गई हूं। तुम राजकुमार इमरान हो। मेरे पिछले जन्मदिन पर तुम यहां आए थे। राजकुमारी शबाना ने बड़े यकीन से कहा, मैं समझा नहीं। मेरा नाम इमरान तो जरूर है, मगर मैं राजकुमार नहीं हूं। मैं तो एक गरीब आदमी हूं। राजकुमार इमरान ने कहा। फिर उसने हाथ बढ़ाकर सेब के एक पेड़ से एक सेब को तोड़ लिया, उसे थोड़ा सा दांतों से काटा और एक क्यारी में बाकी सेब फेंक दिया। राजकुमारी शबाना बड़े गौर से उसकी इस हरकत को देख रही थी। मुस्कुराकर बोली, किसी गरीब आदमी में इतनी हिम्मत नहीं हो सकती कि वो एक राजकुमारी के सामने उसी के बाग से इतनी लापरवाही से सेब तोड़कर यूं फेंक दे। मैं इस हरकत से आपको ये विश्वास दिलाना चाहता था कि गरीब आदमी भी हिम्मत वाले होते हैं। राजकुमारियों से बिना वजह डरना बेवकूफी ही है। राजकुमार इमरान नथने फुलाकर बोला, राजकुमार इमरान, फालतू बातें मत करो। मैं तुम्हें पहचान गई हूं। क्या इस तरह भेष बदलकर आने में कोई गुप्त बात छिपी है? राजकुमारी शबाना ने पूछा। अगर आप पहचान गई है तो फिर ठीक है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि मैं ही राजकुमार इमरान हूं। इस भेष में मेरा आना बिना कारण नहीं है। एक बहुत ही खास बात के लिए आया हूं और आपसे मेरी ये प्रार्थना है कि इस राज को अपने तक ही सीमित रखिएगा। राजकुमार इमरान ने एक गहरी सांस लेकर कहा, हमम। राजकुमारी शबाना उसे देखते हुए बोली, हमारे और तुम्हारे देश के संबंध बहुत पुराने और अच्छे हैं, मगर मैं ये बात समझने में असमर्थ हूं कि वो खास बात क्या हो सकती है। ये खास बात मेरे अब्बा हजूर के खिलाफ कोई षड्यंत्र तो नहीं। आप गलत ना समझें, मैं यहां किसी बुरे उद्देश्य से बिल्कुल नहीं आया। राजकुमार इमरान जल्दी से बोला, जब तक मैं संतुष्ट नहीं हो जाती उस समय तक मैं तुम्हारे इस राज को छुपाने का वादा बिल्कुल नहीं कर सकती। राजकुमारी शबाना ने सख्त लहजे में कहा। राजकुमार इमरान उसे उलझन भरी नजरों से देखने लगा। फिर धीरे से बोला, आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले मेरे अब्बा हजूर और अम्मी हजूर आपके महल में पधारे थे। मुझे अच्छी तरह याद है। राजकुमारी शबाना सिर हिलाकर बोली, आपको पता है उनके आने का क्या उद्देश्य था? राजकुमार इमरान ने सवालिया अंदाज में पूछा। चूंकि मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया था, इसलिए मैं बिल्कुल नहीं जानती कि वो क्यों आए थे। राजकुमारी शबाना ने ना में सिर हिलाया। मैं आपको बताता हूं। उन्होंने आपके अब्बा हजूर और अम्मी हजूर से ये बात की थी कि आपकी शादी मेरे साथ कर दी जाए, मगर उन्हें यह कहकर टाल दिया गया कि अभी हम राजकुमारी शबाना की शादी का कोई इरादा नहीं रखते। मुझे इस बात ने बहुत निराश किया। फिर मेरे दिमाग में एक तरकीब आई। मैंने किसी से सुन रखा था कि आपके अब्बा हजूर को अजीबोगरीब चीजों से बहुत दिलचस्पी है। मुझे एक बेहद अजीब पेड़ बनाने की तरकीब आती है। उस पेड़ को बनाने में कुछ हफ्ते लगते हैं। मैं इस बाग में वो पेड़ लगाऊंगा। मुझे उम्मीद है कि आपके अब्बा हजूर इस पेड़ को देखकर दंग रह जाएंगे। फिर मुझसे कहेंगे कि इस कारनामे पर जो कुछ भी मांगोगे
मिलेगा। इसलिए मैं प्रार्थना करूंगा कि अपनी राजकुमारी की शादी मेरे साथ कर दीजिए। जुबान तो वो दे ही चुके होंगे, किसी तरह से इनकार नहीं करेंगे। उसके बाद मैं अपनी सच्चाई भी जाहिर कर दूंगा। राजकुमार इमरान ने कहा, योजना तो तुमने खूब बनाई है, मगर वो पेड़ कैसा होगा? राजकुमारी ने सवाल किया। वो 4-5 फुट का एक आम पेड़ होगा, मगर उसमें 7 किस्म के अलग अलग फल और 7 किस्म के अलग अलग फूल लगेंगे। ये पेड़ आमतौर पर परियों के देश में पाए जाते हैं। वहां की एक परी से मेरी दोस्ती हो गई थी। उसके साथ जब मैं परियों के देश गया था, तो वहां से कुछ बीज उस पेड़ के भी ले आया था। राजकुमार इमरान ने बताया, अच्छा, तो तुम परियों के देश की सैर भी कर चुके हो? राजकुमारी शबाना ने चौंक कर पूछा। वो बहुत हैरान नजर आती थी। हां, वहां की राजकुमारी से मेरी शादी हो जाती, मगर मैं मना करके चला आया, क्योंकि मैंने शुरू ही से यह फैसला कर लिया था कि शादी करूंगा तो राजकुमारी शबाना से, वरना नहीं करूंगा। राजकुमार बोला, ओह राजकुमार इमरान, तुमने मेरी खातिर बहुत परेशानियां उठाई हैं। राजकुमारी शबाना हमदर्दी से बोली, आप इसका दुख न करें। हम राजकुमारों की तो किस्मत में अपनी शादियों के मामले में ऐसी ही परेशानियां लिखी होती हैं। कभी आपने सुना है कि किसी राजकुमार की शादी सीधे सादे तरीके से हो गई हो? यकीनन नहीं सुना होगा। किसी राजकुमार की राजकुमारी को काला देव उठा ले जाता है, किसी को कोई जादूगर ले उड़ता है। खुद मेरे अब्बा हजूर मेरी अम्मी हजूर को एक बौने की कैद से छुड़ा कर लाए थे। ये उस जमाने का किस्सा है जब वो भी मेरी तरह राजकुमार थे, और उनकी शादी में सिर्फ 3 दिन रह गए थे कि अम्मी हजूर को वो बौना ले उड़ा। मैं तो इस बात पर शुक्र कर रहा हूं कि मेरा वास्ता किसी देव, जादूगर या बौने से नहीं पड़ रहा है। राजकुमार ने कहा। उसकी बात पर राजकुमारी शबाना हंस पड़ी। अच्छा, ये तो बताएं, आप इस सच्चाई से किसी को बताएंगे तो नहीं ना? राजकुमार ने पूछा। तुम बेफिक्र रहो, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, राजकुमारी ने कहा और वहां से चली गई। राजकुमार इमरान ने एक राहत की गहरी सांस ली। अपनी गोलमोल बातों से उसने राजकुमारी शबाना को संतुष्ट तो कर दिया था, मगर उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आने वाले कुछ हफ्तों में जब बाग में ऐसा कोई अजीबोगरीब पेड़ नजर नहीं आएगा, तो वो राजकुमारी को क्या जवाब देगा। सुबह नाश्ते से निपटकर राजकुमार इमरान महल जाने की तैयारी करने लगा। अभी वो कपड़े बदलकर अपने कमरे से निकला ही था कि उसने मंत्री को अपनी तरफ आता देखा। वो रुककर उसका इंतजार करने लगा। उसका निवास मंत्री के घर में ही था। मंत्री और उसकी पत्नी का व्यवहार उसके साथ बहुत प्रेमपूर्ण और कृपा भरा था। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है, मंत्री पास आकर बोला। कहिए, मैं हाजिर हूं, राजकुमार इमरान ने वापस कमरे में जाते हुए कहा। मंत्री भी उसके पीछे ही कमरे में आ गया। दोनों कुर्सियों पर बैठ गए। राजकुमार इमरान मंत्री की तरफ सवालिया नजरों से देखने लगा। वैसे वो मन ही मन में बहुत हैरान हो रहा था कि आखिर मंत्री को उससे क्या जरूरी काम हो सकता है। मंत्री ने कहा, इमरान, तुम्हें राजा एजाज के महल में काम करते हुए आज 3रा दिन है। तुम्हें राजा एजाज कैसा लगा? अब तो राजकुमार इमरान चौंक गया। वो समझ गया कि राजा एजाज के बारे में उसकी राय जानकर मंत्री जरूर उसके किसी अहम राज में शामिल होगा। मुंह बनाकर बोला, श्रीमान, ऐसे घमंडी और बददिमाग राजा कम ही नजरों से गुजरे हैं। राजा एजाज एक ऐसा आदमी है जो अब मामूली से काम पर भी तारीफ के शब्द सुनने का आदी है। उसके विपरीत दूसरा आदमी कुछ भी करे, उसकी जुबान से तारीफ का एक शब्द भी नहीं निकलता, राजकुमार इमरान ने कहा। मंत्री उसकी बात सुनकर बहुत खुश हुआ। बिल्कुल ठीक, तुमने बहुत सही कहा है। मुझे उसके पास मंत्री बने 10 साल का समय हो चुका है। उसने इस समय में मुझे इनाम के तौर पर एक सिक्का तक नहीं दिया। वही वेतन पर दाल रोटी चल रही है। अच्छा, एक बात बताओ, तुम कल शाम राजकुमारी शबाना से क्या बातें कर रहे थे? मंत्री शरारत से मुस्कुराकर बोला। राजकुमार इमरान ने शर्माकर सिर झुका लिया। मुझे मालूम है तुम राजकुमारी शबाना से शादी करना चाहते हो।
क्यों, ये बात गलत तो नहीं है? मंत्री ने वैसे ही मुस्कुराते हुए कहा, आप सही कह रहे हैं, मगर ये मेरी बदकिस्मती है कि मेरी शादी राजकुमारी शबाना से नहीं हो सकती। राजकुमार इमरान ने उदासी से कहा, निराशा पाप है इमरान। तुम्हारी शादी राजकुमारी शबाना से हो सकती है, मगर उसके लिए राजा एजाज को रास्ते से हटाना होगा। मंत्री ने बड़े डरावने लहजे में कहा, आपका मतलब है राजा एजाज को हत्या करनी पड़ेगी? राजकुमार इमरान ने घबराकर कहा, तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? रास्ते से हटाने का मतलब हत्या करना ही होता है। मंत्री ने रूखे लहजे में कहा, क्या तुम राजकुमारी शबाना को पाना नहीं चाहते? चाहता क्यों नहीं हूं? राजकुमार इमरान जल्दी से बोला, यही नहीं, अपनी राजा बनने की घोषणा करते ही मैं तुम्हें अपना मंत्री भी बना लूंगा। तुम्हारी सारी जिंदगी मजे में गुजरेगी। मंत्री ने उसके चेहरे का गहराई से जायजा लेते हुए कहा। राजकुमार इमरान की आंखें गहरी सोच में डूबी हुई थी। उसके चेहरे से ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी फैसले पर पहुंचने में कठिनाई हो रही हो। उसने सोचा, अगर मैंने इस समय मंत्री की बात ना मानी तो ऐसा सुनहरा मौका दोबारा नहीं पा सकूंगा। उसका झूठ-मूठ साथ देकर ही उसकी साजिश सामने आ सकती है। ये बात सोचकर उसका चेहरा चमकने लगा। वो मंत्री से बोला, मैं आपकी बात मानने को तैयार हूं, मगर यह भी याद रखिएगा, अगर राजा एजाज को उनके महल में मारा गया तो आपके फंसने का भी डर है। इसलिए कोई ऐसी योजना बनाइए कि आपके फंसने के तमाम डर खत्म हो जाएं। मैं तुम्हारी बुद्धिमानी का सम्मान करता हूं, मगर तुम चिंता मत करो। मैंने एक बहुत ही शानदार योजना बनाई है। आज राजा एजाज शिकार खेलने जंगल में जा रहा है। उसके साथ 8 सिपाही होंगे और मैं होऊंगा। तुम्हारा काम इतना है कि तुम हम लोगों के पीछे साए की तरह लगे रहना। दोपहर के खाने के लिए जंगल में कहीं रुकेंगे। मैं पीने के पानी में बेहोशी की दवा मिला दूंगा। तुम हमारी बेहोशी के बाद राजा एजाज को उठाकर ले जाना और उसे मारकर उसकी लाश जंगल ही में दबाकर चले आना। जब सबको होश आएगा तो राजा एजाज के गायब होने का राज खुल जाएगा। सब उसे ढूंढने की कोशिश करेंगे, मगर जाहिर है राजा एजाज किसी हाल में भी नहीं मिलेगा। मैं ये कहकर सिंहासन संभालूंगा कि जब तक राजा एजाज वापस नहीं आते उस समय तक मैं शासन के कामों की देखरेख करूंगा और कुछ दिनों बाद मैं पूरी तरह राजा बनने की घोषणा कर दूंगा। मंत्री ने कहा। आखिरी वाक्य कहते हुए उसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। बहुत खूब, आपकी योजना वाकई बेहतरीन है, मगर देखिए, मुझे मंत्री बनने का कोई शौक नहीं। मैं राजकुमारी शबाना से शादी करते ही अपने देश रवाना हो जाऊंगा। राजकुमार इमरान ने कहा, क्यों तुम इतने अच्छे पद को क्यों ठुकरा रहे हो? मंत्री ने बड़ी हैरानी से पूछा, जब आपने मुझे इतने बड़े राज से बताया है तो मुझे भी आपसे कोई बात नहीं छुपानी चाहिए। मैं असल में एक राजकुमार हूं। राजा उस्मान मेरे पिताजी हैं और मैं उनका बेटा राजकुमार इमरान हूं। राजकुमार इमरान ने कहा। उसके इस खुलासे ने मंत्री को हैरान कर दिया। कुछ पलों तक वो उसे फटी-फटी निगाहों से देखता रहा। फिर बोला, तुम अब तक अपने आप को छुपाए हुए क्यों थे? दरअसल अभी कुछ दिन पहले मेरे माता पिता राजा एजाज के पास उनकी बेटी का रिश्ता मांगने आए थे। राजा एजाज ने मना कर दिया था। ये बात मुझे बहुत बुरी लगी थी। मैंने उसी समय निश्चय कर लिया था कि राजकुमारी शबाना ही से शादी करूंगा, मगर मैं ये अच्छी तरह जान चुका हूं कि कुछ मजबूरियों के कारण वो मेरे साथ राजकुमारी शबाना का विवाह नहीं कर सकते। इसलिए अब मजबूरी में राजा एजाज को रास्ते से हटाना पड़ेगा। राजकुमार इमरान ने बड़े शांत लहजे में कहा, ठीक है, इस जैसे राजा का यही अंजाम होना चाहिए। उसके खत्म होते ही मुझे सिंहासन और मुकुट मिल जाएगा और तुम राजकुमारी शबाना को पाओगे। अच्छा, अब मैं राजा एजाज के पास चलता हूं। तुम अपना घोड़ा लेकर जंगल में पहुंच जाओ। इस बात का ध्यान रखना कि राजा को खत्म करते हुए तुम्हें कोई न देखे। मंत्री उठते हुए बोला, आप बेफिक्र रहें, मैं अभी जंगल की तरफ रवाना हो जाता हूं।
मैं बहुत खामोशी से आपका पीछा करता रहूंगा और फिर उसी खामोशी से राजा का खात्मा भी कर दूंगा। मगर आप एक बात बताइए, राजा एजाज को रास्ते हटाने के लिए आप कब से सोच रहे थे? राजकुमार इमरान ने पूछा। बहुत दिनों से मगर डाकू वाले वाक्य ने मुझे उससे बहुत नफरत करने पर मजबूर कर दिया था। उसकी बातों से ऐसा लग रहा था जैसे उसे मेरी पत्नी की जरा भी चिंता नहीं है। स्वार्थ की भी एक हद होती है। अगर राजकुमार तुम मेरी मदद को तैयार नहीं होते तो मैं इस बारे में कोतवाल से बात करता। वो भी राजी हो जाता, क्योंकि राजा ने उसे भी बहुत सता रखा है और कोतवाल भी उससे बहुत नफरत करता है। मंत्री ने कहा और फिर कमरे से निकल गया। उसके जाते ही राजकुमार इमरान अस्तबल में गया। वहां से उसने अपने वफादार घोड़े को खोला और उस पर सवार होकर जंगल की ओर चल दिया। सूरज काफी ऊपर आ गया था। बाजार पूरी तरह खुल गए थे। तमाम लोग अपने अपने कामों में लग गए थे। राजकुमार इमरान जल्द ही शहर की सीमा से निकलकर उस खुले मैदान में आ गया जिसको पार करके जंगल आ जाता था। जंगल में पहुंचकर राजकुमार इमरान को बहुत शांति महसूस हुई। वहां सूरज की गर्मी की बजाय एक सुखद ठंडक थी। राजा एजाज और मंत्री वगैरह के आने में अभी काफी समय था, इसलिए राजकुमार इमरान जंगल में घुस गया। वो घोड़े पर सवार था, इसलिए जल्द ही बहुत दूर निकल गया। उसे जंगल में घूमना बहुत अच्छा लग रहा था, इसलिए वहां से जाने को उसका मन नहीं चाह रहा था। एक जगह ठंडे पानी का सोता बह रहा था। राजकुमार इमरान कुछ देर के लिए आराम करने के लिए वहां ठहर गया। उसने सोते से पानी पिया और एक पेड़ से टेक लगाकर जमीन पर बैठ गया। अचानक उसकी नजर एक बड़े से पेड़ पर पड़ी। उसमें एक गुफा सी बनी हुई थी। राजकुमार इमरान को उस गुफा में जाने की क्या खास बात नजर आई कि वो अपनी जगह से उठकर उस गुफा को देखने लगा। वो इतनी चौड़ी थी कि 2 आदमी आसानी से उसमें से गुजर सकते थे। राजकुमार इमरान ने अंदर गर्दन डालकर देखा। अंदर अंधेरे का राज था। राजकुमार इमरान कुछ देर जाने क्या सोचता रहा। फिर उसने उस गुफा में जाने का फैसला कर लिया। वो अल्लाह का नाम लेकर उसमें दाखिल हुआ। उसके पैर जमीन पर लग गए। उसने टटोल कर एक पैर धीरे से आगे बढ़ाया। उसे कुछ खालीपन महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी सीढ़ी पर खड़ा है। उसने थोड़ा सा झुककर अपना पैर फिर नीचे लटका दिया। वो नीचे उतरने लगा था। थोड़ी देर बाद वो काफी नीचे उतर आया था और अब उसके सामने एक दरवाजा था। राजकुमार इमरान उस दरवाजे के अंदर चला गया। उसने अपने आप को एक कमरे में पाया। उस कमरे में बिल्कुल भी घुटन का एहसास नहीं हो रहा था। कमरे की दीवारों पर एक खास किस्म का लेप लगा हुआ था जिससे उसकी दीवारें चमक रही थी और कमरा बहुत उज्जवल था। कमरा काफी चौड़ा था और उसकी छत में जगह जगह छेद बने हुए थे जिनसे ताजा हवा अंदर आ रही थी। राजकुमार इमरान इस अजीबोगरीब कमरे में आकर बहुत हैरान था। उसने बचपन में सुन रखा था कि पुराने जमाने के डाकू पेड़ों की ऐसी ही गुफाओं को अपना घर बनाते थे। वो यहां लूटमार का सामान भी रखते थे और खतरों के समय इन्हीं में शरण भी लेते थे। राजकुमार इमरान ने कमरे में नजर दौड़ाई। उसने देखा कि कमरे के एक कोने में एक बिस्तर लगा हुआ था। दीवार पर अलग अलग किस्म के हथियार लटके हुए थे। दूसरे कोने में कुछ संदूक पड़े थे। राजकुमार इमरान ने एक संदूक का ढक्कन उठाकर देखा। वो सोने की ईंटों से भरा पड़ा था। वो दूसरे संदूकों को भी खोल खोल कर देखने लगा। उनमें भी सोने की ईंटें थीं और हीरे जवाहरात थे। हर चीज पर धूल की मोटी मोटी परतें थी। ऐसा लग रहा था जैसे वहां पर लंबे समय से कोई नहीं आया हो। राजकुमार इमरान ने बिस्तर झाड़ा और उस पर बैठ गया। वो सोच रहा था कि इस कमरे में जो खजाना है वो किसी राजा के खजाने से कम नहीं है, मगर उसे इस बात पर हैरानी हो रही थी कि जिस किसी ने भी ये कमरा बनाया था उसने ताजा हवा के आने का कैसे इंतजाम किया होगा, क्योंकि वहां जरा भी घुटन महसूस नहीं हो रही थी। वो वहां पर कुछ और समय रुकता,
मगर उसे मंत्री की बात याद आ गई। वो तुरंत खड़ा हो गया और जल्दी से कमरे से निकलकर और सीढ़ियां पार करके गुफा से बाहर निकल आया। बाहर निकलकर उसे एहसास हुआ कि उसने वहां पर काफी समय बिता दिया था, क्योंकि सूरज सिर पर चमक रहा था। उसने जल्दी जल्दी सूखी झाड़ियां इकट्ठी करके गुफा के मुंह पर जमा कर दी। अब वो रास्ता नजर नहीं आ रहा था। इस काम से निपटकर उसने सोते के पानी से हाथ मुंह धोया और फिर घोड़े पर सवार होकर राजा एजाज और उसके साथियों की तलाश में निकल पड़ा। उसे उम्मीद थी कि वो लोग जंगल में पहुंच गए होंगे और शिकार में लगे होंगे। काफी देर तक इधर उधर ढूंढने के बावजूद भी वो उन्हें तलाश ना कर सका। वो परेशान हो गया और एक जगह खड़े होकर सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। अचानक उसके कानों में किसी के जोर जोर से बातें करने की आवाज आई। वो उस तरफ ध्यान देने लगा। वहां से कुछ दूरी पर उसे राजा, मंत्री और सिपाहियों के अलावा राजकुमारी शबाना भी नजर आ गई। राजकुमारी शबाना को देखकर राजकुमार इमरान को थोड़ी सी हैरानी हुई। वे लोग शायद खाने की तैयारी कर रहे थे। राजकुमार इमरान खामोशी से अपने घोड़े को लेकर घनी झाड़ियों के पीछे आ गया। उन झाड़ियों में छुपकर वो बड़ी आसानी से उन सबको अपनी नजर में रख सकता था। वे लोग आग पर एक हिरन भून रहे थे। राजा, मंत्री और राजकुमारी शबाना एक तरफ बैठे बातों में लगे थे। मंत्री अपना सिर इधर उधर घुमाकर शायद राजकुमार इमरान की मौजूदगी को महसूस कर रहा था। उसकी बेचैनी देखकर राजकुमार इमरान के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। थोड़ी देर बाद हिरन को आग पर से उतार लिया गया। उसके साथ दस्तरख्वान भी बिछा दिया गया। सिपाही दूसरी तरफ बैठकर खाना खा रहे थे, जबकि राजा, मंत्री और राजकुमारी शबाना एक ही दस्तरख्वान पर बैठे हुए थे। उन्हें खाना खाते देखकर राजकुमार इमरान को भी भूख लगने लगी। वो उन्हें खाना खाता देखता रहा। खाने से निपटकर पानी की मशक खोली गई और वे लोग पानी पीने लगे। पानी पीने के 5-10 मिनट बाद ही सब लोगों ने ऊँघना शुरू कर दिया और वे सभी के सभी बेहोश होकर वहीं लेट गए। राजकुमार इमरान कुछ पलों तक वहीं बैठा रहा, फिर उठकर उन लोगों की तरफ आया। सबसे पहले उसने खाने की तरफ ध्यान दिया। वहां पर काफी कुछ बचा था, जिसे राजकुमार इमरान ने पेट भरकर खाया। फिर पानी पीने के लिए उसने पास पड़ी हुई मशक उठाई और उसे मुंह लगाना ही चाहता था कि उसे याद आ गया कि उस पानी में तो बेहोशी की दवा मिली हुई है। उसने मशक को जल्दी से जमीन पर रख दिया। पेट भरा तो उस पर नींद सी छाने लगी। वो कुछ देर आराम करना चाहता था, मगर उसका मौका नहीं था। उसने अपने घोड़े को आवाज दी और बेहोश राजा को उठाकर घोड़े की पीठ पर डाल दिया। फिर उसके घोड़े की लगाम पकड़ी और एक तरफ को चल दिया। वो इस बात से अनजान था कि उसका रुमाल वहीं गिर गया है। सबसे पहले राजकुमारी शबाना को होश आया था। वो उठी और हैरानी से चारों तरफ देखने लगी। सिपाही भी अभी तक बेहोश थे। मंत्री भी एक तरफ पड़ा था, मगर राजा का कहीं पता नहीं था। अपने पिता को वहां न पाकर वो घबरा उठी और जोर जोर से उन्हें आवाजें देने लगी। अचानक उसकी नजर जमीन पर पड़े हुए एक रुमाल पर पड़ी। उसने झपटकर वो रुमाल उठा लिया। आसमानी रंग का ये रुमाल उसने राजकुमार इमरान के पास कल ही देखा था। राजकुमारी शबाना की आवाजों ने सिपाहियों और मंत्री को जगा दिया था। वे लोग आंखें मलते हुए उठकर बैठ गए। राजकुमारी शबाना ने रुमाल छुपा लिया। मंत्री ने कहा, आश्चर्य है, खाना खाते ही आंख लग गई। पिताजी गायब है, जाने कहां चले गए हैं। वैसे ये नींद का असर नहीं था। हम लोगों को बेहोशी की दवा खिलाई गई थी। राजकुमारी शबाना ने परेशान लहजे में कहा, अच्छा। मंत्री हैरानी के मारे उछल पड़ा। राजा सलामत कहाँ है? वो चारों तरफ देखने लगा। मुझे तो ये कोई साजिश लगती है। हमें बेहोश करके उन्हें कोई अपने साथ ले गया है। राजकुमारी शबाना ने चिंता से कहा। मंत्री का चेहरा सफेद पड़ गया। थूक निगल कर बोला, हो सकता है कहीं किसी काम से निकल गए हों।
वे हम लोगों को इस हालत में छोड़कर कहीं नहीं जा सकते थे। राजकुमारी शबाना ने बड़े विश्वास से कहा। फिर भी उन्हें ढूंढने में बुराई ही क्या है? मंत्री ने कहा और हैरान परेशान सिपाहियों की तरफ मुड़कर बोला, तुम लोग जंगल में फैल जाओ और राजा सलामत को हर कीमत पर ढूंढने की कोशिश करो। उसका आदेश पाते ही तमाम सिपाही उठे और दो दो की टोलियों में बंटकर जंगल में घुस गए। राजकुमारी शबाना के दिमाग में राजकुमार इमरान का रुमाल था और वो ये सोच रही थी कि उसके पिता की गुमशुदगी में उसका हाथ तो नहीं है। उसने इस बारे में मंत्री से बातचीत करना बेकार समझा और सोचने लगी कि महल में वापस जाकर वो राजकुमार इमरान को बुलाकर इस मुद्दे पर बातचीत करेगी। वैसे उसका दिल कह रहा था कि इस तमाम चक्कर में राजकुमार का हाथ जरूर है। फिर जैसा कि उम्मीद थी, सिपाही निराश होकर वापस आ गए। अब शाम का अंधेरा फैलने लगा था, इसलिए उन्होंने वापस महल जाने का फैसला किया। राजकुमारी बेहद दुखी और उदास थी। उसका मन चाह रहा था कि किसी जगह बैठकर खूब फूट फूट कर रोए। महल पहुंची तो रानी हुसैन बानो को देखकर सब्र के सारे बंधन टूट गए। वो उनसे लिपटकर खूब रोई और उन्हें राजा की गुमशुदगी का पूरा किस्सा सुनाया। इस सूचना पर रानी भी परेशान हो गई। अचानक राजकुमारी शबाना को राजकुमार इमरान का ख्याल आया। वो जल्दी से बाग में गई। राजकुमार इमरान पौधों को पानी दे रहा था। राजकुमारी शबाना उसके पास पहुंची। राजकुमार इमरान ने उसे देखा और बोला, और राजकुमारी साहिबा आप आ गई। कहिए, किस किस चीज का शिकार किया? राजकुमारी उसे तेज नजरों से घूरने लगी और उसका रुमाल निकालकर उसकी आंखों के सामने लहराकर बोली, ये रुमाल तुम्हारा ही है ना? राजकुमार ने रुमाल को गौर से देखा और सिर हिलाकर बोला, है तो मेरा ही। अगर आपको पसंद है तो इसे आप पास रख लें। वैसे ये आपको कहां से मिला? ये रुमाल वहां पड़ा था जहां हमने खाना खाया था। खाना खाकर हम लोगों को अपना होश नहीं रहा था। जब होश आया तो ये रुमाल जमीन पर पड़ा था और पिताजी वहां से गायब थे। राजकुमारी ने तेज लहजे में कहा, कहीं आप ये तो नहीं समझ रही हैं कि आपके पिताजी की गुमशुदगी में मुझ जैसे मामूली इंसान का हाथ है? राजकुमार इमरान हैरानी से बोला, हां, मैं तो यही समझ रही हूं। राजकुमारी शबाना चिढ़कर बोली, आप बिल्कुल सही समझ रही है राजकुमारी साहिबा। राजकुमार इमरान ने बड़ी सच्चाई से कहा। राजकुमारी शबाना को शायद ये बात सुनने की उम्मीद नहीं थी। वो हैरानी से उसे घूरने लगी। आपके पिताजी को मैंने ही वहां से बेहोशी की हालत में उठाया था। अब वो ऐसी जगह पर आराम कर रहे हैं जहां या तो सिर्फ मैं जा सकता हूं या फिर मौत का फरिश्ता जा सकता है। अगर लाखों आदमी भी उनको तलाश करने पर लगा दिए जाएं, तो उनका मिलना नामुमकिन है। इसलिए राजकुमारी साहिबा, जो कुछ मैं कह रहा हूं उसे गौर से सुनिए। राजकुमार इमरान का लहजा बिल्कुल ही बदल गया था। अगर आप अपने पिताजी की जिंदगी चाहती हैं, तो इन बातों को अपने तक ही रखिएगा। दूसरी स्थिति में मैं आपके पिता की जिंदगी की गारंटी नहीं दे सकता। तुम तो बहुत गिरे हुए राजकुमार हो। राजकुमारी शबाना रोते हुए बड़े गुस्से से बोली, मुझ जैसा गिरा हुआ राजकुमार तो आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। मगर कृपया अपनी जुबान को लगाम दीजिए। आप एक राजकुमारी हैं। किसी साधारण लड़की की तरह ऐसी घटिया बातें करने पर क्यों तुली हुई है? राजकुमार इमरान सूखे लहजे में बोला, मैं अभी तुम्हें गिरफ्तार करवा के तुम्हारी सच्चाई खोल देती हूं। राजकुमारी शबाना ने धमकी दी, मैं गिरफ्तारी से नहीं डरता, मगर आप शायद ये भूल गई है कि जिस जगह आपके पिताजी हैं वहां सिर्फ मैं ही जा सकता हूं, या फिर मौत का फरिश्ता। अगर आपने मुझे कैद में डाल दिया, मेरी गर्दन कटवा दी या फांसी पर लटका दिया, तो आपके प्यारे पिताजी की देखभाल कौन करेगा? उनका खाना लेकर कौन जाएगा? वे बेचारे तो मर जाएंगे। इसकी बात से राजकुमारी शबाना डर गई और बोली, मैंने तुम पर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती की थी। तुम बहुत ही धोखेबाज राजकुमार हो। तुम मेरे पिताजी को कब छोड़ोगे? जब मेरी और तुम्हारी शादी हो जाएगी।
राजकुमार इमरान हंसकर बोला। राजकुमारी शबाना दांत पीसकर बोली, कभी आईने में शक्ल भी देखी है अपनी? जी हां, रोज देखता हूं और ये सोचकर जलता रहता हूं कि शक्ल बिल्कुल बंदरों जैसी है। राजकुमार इमरान ने बड़े मजे से कहा और उसके होठों पर मुस्कुराहट थी। राजकुमारी उसे घूरती रही। फिर अचानक उसकी आंखों में एकदम से आंसू आ गए और वो वही जमीन पर बैठकर सुबक सुबक कर रोने लगी। उसे रोता देखकर राजकुमार इमरान परेशान हो गया। उसके पास बैठकर बोला, प्यारी राजकुमारी, मुझे माफ कर दो, तुम रोना बंद करो। मैं तुम्हें सच्चाई से वाकिफ कर दूंगा। उसकी बात में न जाने क्या जादू था कि राजकुमारी शबाना तुरंत चुप हो गई और बेबसी से उसे देखने लगी। मैं तुमसे बहुत सी बातें करना चाहता हूं। अपने कमरे में चलो, वहीं पर बातचीत होगी। राजकुमार इमरान ने गंभीरता से कहा। राजकुमारी शबाना खामोशी से उठकर आगे बढ़ गई। राजकुमार इमरान उसके पीछे पीछे आ रहा था। कमरे में पहुंचकर राजकुमार इमरान बोला, सबसे पहले तो मैं तुमसे माफी चाहता हूं। मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है। मुझे तुमसे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। उन बातों को छोड़ो, तुम क्या बता रहे थे मुझे? राजकुमारी शबाना बेसब्री से बोली और अपने आंसू पोंछने लगी। ये एक लंबी कहानी है। असल में तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें इस सच्चाई से दूर रखा है कि जिस दिन तुम्हारी शादी होगी, उस दिन इस देश के राजा यानी तुम्हारे पिता की मृत्यु हो जाएगी। राजकुमार इमरान ने कहना शुरू किया। नहीं, राजकुमारी शबाना घबराकर बोली। इस नहीं का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। पूरे 48 ज्योतिषियों ने इस बात की पुष्टि की है। राजकुमार इमरान सिर हिलाकर बोला, तुम्हें यह बात पता थी? तुम फिर भी मुझसे शादी करना चाहते थे। राजकुमारी शबाना आंखें निकालकर बोली, तुम्हें मेरे पिताजी से हमदर्दी नहीं है। देखो राजकुमारी, मुझसे यूं आंखें निकाल निकाल कर बात मत करो। ज्यादा डांट फटकार सुनकर मैं रोने लगता हूं और फिर तुम्हारी तरह बहुत जल्दी चुप नहीं हो जाता हूं। मेरा रोना कई कई दिन चलता है। वैसे तुम्हारा यह कहना बिल्कुल गलत है कि मुझे तुम्हारे पिता से हमदर्दी नहीं है। तुम मेरी पूरी बात तो नहीं सुन रही हो। बीच बीच में बोल पड़ती हो और मैं भूल जाता हूं कि क्या कह रहा था। राजकुमार इमरान ने मुंह बनाकर कहा, अच्छा, अब मैं बीच में नहीं बोलूंगी, तुम कहो। राजकुमारी शबाना ने कहा, जब मेरी माताजी ने मुझे ये कहानी सुनाई कि तुम्हारी शादी राजा इस वजह से नहीं कर सकते, तो मैंने तुम्हारे देश आने का फैसला किया। मैं यहां के हालात का जायजा लेना चाहता था। इस दौरान एक संयोग से मेरी मुलाकात मंत्री और मंत्री की पत्नी से हो गई। मंत्री आपके पिताजी से बहुत नाराज था। फिर उसके दिल में राजपाट का लालच भी था। इसलिए उसने मुझे अपनी इस योजना में शामिल कर लिया कि तुम राजा को जंगल में से बेहोशी की हालत में उठाकर कहीं ले जाकर मार देना। इसके बदले में तुम्हारी शादी राजकुमारी शबाना से कर दूंगा। मैंने हां कर दी, लेकिन मैं एक दयालु राजकुमार हूं। राजा सलामत को मारा तो नहीं है, मगर उन्हें एक बहुत सुरक्षित सी जगह पर बंद जरूर कर दिया है। राजकुमार इमरान ने बड़े मजे से बताया। खुदा बर्बाद करे इस नम कहराम मंत्री को। राजकुमारी शबाना दांत पीसकर बोली, और राजकुमार इमरान, तुम भी उस बुरे आदमी का साथ दे रहे हो। तुमको मैं इतना कम समझदार नहीं समझती थी। राजकुमारी, राजकुमार इमरान चिढ़कर बोला, अरे भाई, मंत्री को बाकायदा राजा तो बनने दो। उसके राजा बनते ही मैं तुमसे शादी कर लूंगा। फिर ना तलवार की जरूरत पड़ेगी, ना तीर की। मंत्री खुद ब खुद मर जाएगा। तुम शायद भूलने की आदत में हो। तुम्हें मैंने अभी बताया था कि जिस दिन तुम्हारी शादी होगी, उस दिन इस देश का राजा मर जाएगा। राजकुमार इमरान ने उसे याद दिलाते हुए कहा, मगर तुमने उसके साथ मेरे पिताजी का भी तो नाम लिया था। राजकुमारी ने कुछ सोचकर कहा, अगर वही इस देश के राजा होते तो उनकी मौत पक्की थी। मगर अब राजपाट तो मंत्री को मिल रहा है। राजकुमार इमरान बोला, मंत्री बहुत निर्दयी और एहसान फरामोश इंसान है। उसे इसकी सजा तो मिलनी ही चाहिए।
राजकुमारी की समझ में सब बातें बहुत अच्छी तरह आ गई थी। वो खुशी भरे लहजे में बोली, राजकुमार इमरान, मैं तुम्हारी बुद्धिमानी की तारीफ करती हूं। तुमने बड़ी चालाकी से ये योजना बनाई है। अब तुम अपनी माता जी को ये बात बता दो। मंत्री को राजपाट सौंपने में ज्यादा देर नहीं होनी चाहिए। अब मैं मंत्री के पास जा रहा हूं। राजकुमार इमरान ने राजकुमारी शबाना के कमरे से निकलते हुए कहा। राजकुमारी शबाना अपनी मां रानी हुसैन बानो के पास आई और पूरी विस्तार से तमाम बातें कह सुनाई। रानी हुसैन बानो बहुत हैरान थी। उसे मंत्री की नम करामी पर गुस्सा भी आ रहा था और इस बात का भी संतोष था कि वो बहुत जल्द अपने अंजाम को पहुंचने वाला है। वह राजकुमारी शबाना से बोली, अगर राजकुमार इमरान यहां ना आता और उसके साथ ये सब घटनाएं ना होती और वो इतनी बुद्धिमानी से काम ना लेता तो बेटी तुम्हारी शादी तुम्हारे पिता की जिंदगी में तो होती नहीं। इसी बात ने तुम्हारे पिता को वक्त से पहले ही बूढ़ा कर दिया था। हमें इस बात पर खुशी है कि हमारी बेटी की शादी इतने काबिल और समझदार राजकुमार से होगी। राजकुमारी शबाना शर्मा कर मुस्कुराने लगी। इस घटना के तीसरे दिन रानी हुसैन बानो ने मंत्री को महल में बुलाकर उससे बहुत ही जरूरी मामलों पर बातचीत की। इस बातचीत में राजा की गुमशुदगी का विषय भी चर्चा में आया, जिस पर रानी हुसैन बानो ने कहा, सारी जनता अपने प्यारे राजा की गुमशुदगी से बेहद दुखी और उदास है। शासन के सारे काम उनकी अनुपस्थिति में बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। इसलिए हमने ये फैसला किया है कि जब तक राजा वापस ना आ जाए उस समय तक तुम शासन के कामों को संभाल लो। हम ये आदेश आज ही जारी कर देते हैं कि आज शाम तुम्हें राज्य का मुखिया बना दिया जाएगा। आपका मतलब है महारानी, आज शाम मेरा राज तिलक है। मंत्री ने मन ही मन में खुश होते हुए कहा, हाँ, और हमें उम्मीद है कि राजा बन जाने के बाद तुम राजा को ढूंढने की पूरी पूरी कोशिश करोगे। मंत्री ने बड़े सच्चे मन से इस बात का वादा कर लिया। फिर वो रानी से अनुमति लेकर अपने घर आया। उसने राजकुमार इमरान को अपने कमरे में बुलाया। राजकुमार इमरान आ गया तो वो राजा के अंदाज में अकड़ कर बोला, आज शाम को हमारा राज तिलक है, आपको बधाई हो। राजकुमार इमरान खुशी भरे लहजे में बोला, तुम्हारा काम अभी खत्म नहीं हुआ है। मंत्री ने नजरें बदल कर कहा, तुमने राजा को तो ठिकाने लगा ही दिया है, अब रानी हुसैन बानो को भी तुम्हें ही खत्म करना है। रानी हुसैन बानो को भी? मगर क्यों? उससे आपको क्या खतरा है? औरत जात है और औरत जात तो वैसे ही बड़ी कमजोर होती है। राजकुमार इमरान ने हैरानी से कहा, बको मत, हमने तुम्हें जो आदेश दिया है उसे पूरा करना तुम्हारा फर्ज है। मंत्री ने बड़े सख्त लहजे में कहा, देखो मंत्री, मेरे सामने ये अकड़ नहीं चलेगी। मैं भी कोई साधारण आदमी नहीं हूं और इसे भी मत भूलो कि तुम मेरी ही वजह से इस पद पर पहुंचे हो। राजकुमार इमरान ने गुस्से से कहा, मैंने राजा को खत्म करने का फैसला पहले ही कर रखा था। अगर तुम मेरी मदद को तैयार ना होते तो मैं किसी और को भी अपने साथ मिला सकता था। मंत्री लापरवाही से बोला, तुम्हारे इस काम का बदला बेशुमार सोने के सिक्कों के रूप में तुम्हें मिल जाएगा। क्या तुम अपने वादे से पलटने की कोशिश कर रहे हो? राजकुमारी शबाना से मेरी शादी नहीं करोगे? इमरान चौंक कर बोला, मैंने अब यह फैसला कर लिया है कि राजकुमारी शबाना को मैं अपनी रानी बनाऊंगा। रानी मेरी राह का कांटा है, उसे जरूर रास्ते से हटना चाहिए। मंत्री ने कहा, जल्द से जल्द उसका खात्मा होना जरूरी है। फिर तुम्हारी वर्तमान पत्नी का क्या होगा? राजकुमार इमरान ने पूछा। अचानक वो चौंक गया। मंत्री की पत्नी किसी काम से वहां आई थी और अब अपना जिक्र सुनकर दरवाजे पर ही रुक गई थी। चूंकि मंत्री की पीठ दरवाजे की तरफ ही थी, इसलिए वो अपनी पत्नी को ना देख सका। राजकुमार इमरान के सवाल के जवाब में बोला, इमरान, तुमने उसे डाकुओं के चंगुल से बचाकर अच्छा नहीं किया। मेरे लिए यही बेहतर होता कि वे लोग उसे उन्हीं पहाड़ियों में टुकड़े टुकड़े करके डाल देते। वो मोटी बिल्कुल इस काबिल नहीं कि मेरी रानी बने। मंत्री की पत्नी गुस्से से तिल मिलाती हुई बड़ी तेजी से आगे बढ़ी और मंत्री की पीठ पर 2 हाथ जमाकर बोली, ओ ओछे मंत्री,
तू इतनी जल्दी अपनी औकात भूल गया। मंत्री लड़खड़ा गया। पत्नी को गुस्से के आलम में देखकर उसकी घिघी बंध गई। वो गिड़गिड़ा कर बोला, मेरी प्यारी पत्नी, मैं तो मजाक कर रहा था। तुम तो फालतू में ही नाराज हो रही हो। तुम एहसान फरामोश हो। इमरान ने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, सिर्फ राजकुमारी शबाना को पाने के लिए, और तुम उससे शादी करके राजकुमार को राजकुमारी से वंचित कर रहे हो। उसकी पत्नी चीख कर बोली, मैं अभी तुम्हारी सब बातें रानी हुसैन बानो को बता देती हूं। खुदा के लिए ऐसा बुरा काम मत करना। कसम खाकर कहता हूं कि राजतिलक के बाद जो सबसे पहला काम करूंगा वो राजकुमार इमरान और राजकुमारी शबाना की शादी होगी। मंत्री गिड़गिड़ाकर बोला। उसकी पत्नी बड़बड़ाती हुई चली गई। राजकुमार के होठों पर मुस्कुराहट नाचने लगी। मंत्री जलकर बोला, खूब खुश हो लो। शादी के बाद शबाना भी तुम्हारी ऐसी ही हालत बनाया करेगी। राजकुमार इमरान जोर जोर से हंसने लगा। मंत्री गुस्से से पैर पटकता हुआ कमरे से निकल गया। राजकुमारी राजा से लिपटकर रोने लगी। दुख मत करो बेटी, जिंदगी में कुछ पल ऐसे भी आते हैं जो बहुत कठिन होते हैं। राजा राजकुमारी शबाना की पीठ थपथपाते हुए बोले। राजकुमार इमरान कमरे के एक कोने में उकड़ू बैठा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कमरे में किसी की मौजूदगी का एहसास ही नहीं है। राजकुमार इमरान ने मुझे यहां लाकर कैद तो कर दिया था, मगर असली बात नहीं बताई थी। मैं तो यही समझ रहा था कि वो मेरे राजपाट पर कब्जा करना चाहता है, मगर अब मुझे अपनी सोच पर शर्मिंदगी हो रही है। अगर वो हमारी मदद ना करता तो हम अपनी जिंदगी में तुम्हारी शादी भी नहीं कर सकते थे और अपने दोस्त जैसे दुश्मन मंत्री से भी अनजान रहते, जो किसी ना किसी दिन हमें मौत के घाट उतार देता। हम राजकुमार का ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकते। मगर भाई इमरान बेटे, तुमने हमसे अपनी सच्चाई क्यों छुपाई थी? इस सारे किस्से में ये चीज बहुत जरूरी थी। अगर मैं राजकुमार इमरान के रूप में आपके सामने आ जाता तो शाही मेहमान खाने में ठहराया जाता और फिर मंत्री को कभी अपने विश्वास में नहीं ले सकता था। राजकुमार इमरान ने कहा। अभी कुछ देर पहले राजकुमार इमरान राजकुमारी शबाना को उस गुफा में लाया था जो उसने राजा को अगवा करने वाले दिन खोजी थी। राजकुमारी शबाना की बहुत जिद थी कि वो उसे उसके पिता से मिलवा कर लाए। वो जब उस गुफा में घुस रही थी तो अफसोस कर रही थी कि उसके पिता को कितनी खराब जगह रखा है, मगर जब वो सीढ़ियां पार करके कमरे में पहुंची तो हैरान रह गई। वो कमरा बहुत उज्जवल और हवादार था। राजकुमार इमरान ने उसकी सफाई कर दी थी, जिससे वो और भी अच्छा लग रहा था। राजकुमार इमरान ने राजा सलामत को इस दौरान कुछ नहीं बताया था। वहां पर खाने पीने की काफी चीजें रखी थी। पानी का भी अच्छा इंतजाम था। जब राजा की आंख लग जाती तो राजकुमार इमरान वहां आकर उसे देख जाता था। एक बार राजकुमार ये समझकर कि राजा सो गया होगा, कमरे में आया, मगर राजा उसे पहचान गया और चीख चीख कर उसे बुराबला कहने लगा। खैर, अब सब बातें खुलकर सामने आ गई थी और राजा के तमाम शक और संदेह खत्म हो गए थे। कुछ देर बाद राजा ने कहा, अब शाम हो चुकी है, तुम दोनों जाओ। लालची मंत्री का राज तिलक होने वाला होगा। राजकुमार इमरान और राजकुमारी शबाना उसे प्रणाम करके कमरे से बाहर निकल आए। अब बाहर से कुंडी बंद करने की जरूरत नहीं थी। वे दोनों गुफा से बाहर आ गए और फिर घोड़े पर सवार होकर महल की तरफ चल दिए। महल पहुंचते पहुंचते रात हो गई थी। मंत्री की पत्नी राजकुमार इमरान को ढूंढती फिर रही थी। राजकुमारी शबाना को महल में छोड़कर जब वो मंत्री के घर आया तो मंत्री की पत्नी जल्दी से उसके पास आई। तुम कहां गायब हो गए थे? मेरे पति ने राजपाट संभाल लिया है, मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। चलो जल्दी से दूल्हा बन जाओ। राजकुमारी शबाना की मां ने भी शादी की अनुमति दे दी है, मगर इतनी जल्दी भी क्या है, शादी कल भी हो सकती है। राजकुमार इमरान ने कहा, तुम कल की बात कर रहे हो और मैं एक पल की देरी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम मेरे पति को नहीं जानते, क्या पता मुझे कुछ खिलाकर राजकुमारी से शादी कर बैठे।
वो हर बात में अपना फायदा देखता है। उसका पूरा खानदान बनिया था, मंत्री तो अब बना है। मंत्री की पत्नी होठ सिकोड़कर नफरत भरे लहजे में बोली। उसने शादी के तमाम इंतजाम पूरे कर लिए थे। थोड़ी ही देर बाद राजकुमार इमरान दूल्हा बना। एक फूलों से सजी रथ में बैठा मंत्री की पत्नी के साथ महल की तरफ जा रहा था। रास्ते में लोगों की भीड़ थी, जो अपनी राजकुमारी की शादी का सुनकर दूल्हे को एक नजर देखने के लिए जमा थी। वे लोग राजकुमार इमरान पर फूल बरसा रहे थे। मैंने रानी हुसैन बानो से कहकर राजकुमारी शबाना की शादी का भी राजतिलक के कार्यक्रम में घोषणा करवा दी थी। मंत्री की पत्नी ने राजकुमार इमरान के कान में फुसफुसाया। राजकुमार इमरान ठंडी सांस भरकर रह गया। महल के मुख्य दरवाजे पर मंत्री, जो अब राजा बन गया था, उनके स्वागत के लिए मौजूद था। वो राजसी कपड़े पहने और सिर पर सोने का ताज रखे, बड़े गर्व और घमंड से सीना तान कर खड़ा था। महल के बगीचे में मेहमानों के बैठने का इंतजाम किया गया था। अभी शाम को यहां पर मंत्री का राजतिलक किया गया था। शादी में शामिल होने वाले फिर दोबारा यहां जमा हो गए थे। थोड़ी देर बाद शादी हो गई। सब लोगों ने राजकुमार इमरान को बधाई के साथ साथ उपहार दिए। फिर सबको खाना खिलाया जाने लगा। खाने के बाद सब मेहमान चले गए। मंत्री राजकुमार इमरान को लेकर एक कमरे में आ गया। वो इस कमरे में राजा सलामत को अक्सर शतरंज खेलते देखा करता था। उसने सोचा कि राजाओं के लिए शतरंज खेलना बहुत जरूरी होता है, इसलिए उसने राजकुमार इमरान को न्योता दिया कि वो उसके साथ शतरंज खेले। राजकुमार इमरान ने उसका ये न्योता स्वीकार कर लिया और फिर वे दोनों शतरंज खेलने में खो गए। कुछ देर बाद मंत्री को प्यास लगी। उसने एक सेवक को बुलाकर उसे पेय पदार्थ लाने का आदेश दिया। सेवक ने तुरंत ही उसके आदेश का पालन किया और एक थाली में गिलासों को लेकर आ गया। मंत्री का ध्यान खेल की तरफ था। उसने बिना देखे थाली की तरफ हाथ बढ़ाया। सेवक की नजरें शतरंज पर लगी थी, इसलिए वो ये भी ना देख सका कि मंत्री के हाथ से टकराकर एक गिलास गिरने वाला है। गिलास गिर गया और सारा शरबत मंत्री के कपड़ों पर गिर गया। मंत्री गुस्से से चिल्लाकर खड़ा हो गया और मुंह से बुराबला कहते हुए सेवक के चेहरे पर एक थप्पड़ जड़ दिया। सेवक एक ताकतवर काला नौजवान था। उसका काला चेहरा गुस्से से और काला हो गया। उसने थाली को जमीन पर फेंका और अपना ताकतवर मुक्का पूरी ताकत से मंत्री की गर्दन पर दे मारा। मुक्का पड़ते ही हड्डी टूटने की आवाज आई और मंत्री मुंह से कोई आवाज निकाले बिना जमीन पर गिर गया। शाम से इस सुअर के बच्चे ने मुझे ये नवा थप्पड़ मारा है। सेवक ने अपना गाल सहलाते हुए कहा, कहां तक अपने आप को सहलाता रहूंगा? ये कहकर वो कमरे की खिड़की की तरफ बढ़ा और उसमें से बाहर अंधेरे में कूद गया। वे दोनों लड़कियां, जो मंत्री को मोर के पंखों का बना पंखा झल रही थी, चीखती हुई बाहर की तरफ भागी। फिर पल भर में यह खबर पूरे महल में फैल गई कि एक सेवक ने नए राजा की हत्या कर दी है। सब लोग महल के इस कमरे में जमा हो गए। राजकुमार इमरान ने छोटे रूप में उन्हें पूरा वाकया सुनाया और कमरे से निकल गया। अस्तबल से उसने अपना घोड़ा लिया और राजा सलामत को लेने के लिए जंगल की तरफ रवाना हो गया। राजा की अचानक वापसी ने सबको हैरानी भरी खुशी में डाल दिया। रात ज्यादा हो गई थी, इसलिए ये खबर महल से निकलकर लोगों तक ना पहुंच सकी। दूसरे दिन राजा ने एक आदेश जारी किया, जिसमें अपनी वापसी और मंत्री की अचानक मौत का जिक्र था। उसके साथ ही दोपहर को महल के बाहर वाले मैदान में जनता को संबोधित करने की भी घोषणा कर दी गई। उनकी वापसी ने पूरे देश में खुशी की एक लहर दौड़ा दी थी। तमाम लोग अपने प्रिय राजा की बातें सुनने के लिए झुंड के झुंड महल की तरफ आना शुरू हो गए। दोपहर को राजा ने उन्हें गुमशुदगी की एक झूठी कहानी सुनाई। उसने कहा था कि शिकार के दौरान उसे कुछ जंगली लोग पकड़ कर ले गए थे और मौका मिलते ही वो वहां से भागकर यहां पहुंच गया है। इस खुशी में राजा ने वहां आने वालों को 5-5 100 सोने के सिक्के दिए।
इसके साथ ही देश में 3 दिन की सार्वजनिक छुट्टी की घोषणा भी कर दी। तमाम लोग खुश होकर अपने घरों को लौट गए। मंत्री की पत्नी को राजकुमार इमरान की चालाकी का पता चल गया था, इसलिए वो अपने महल से तमाम कीमती चीजें लेकर ना जाने कहां गायब हो गई थी। राजकुमार इमरान को मंत्री के जरिए पता चल चुका था कि शहर का पुलिस प्रमुख राजा के खिलाफ है, इसलिए उसे भी नौकरी से हटाकर देश से बाहर निकाल दिया गया। राजकुमार इमरान के कहने पर जंगल के उस बड़े से पेड़ के कमरे में से वो सारा खजाना भी मंगवा लिया गया। इन तमाम कामों से निपटकर राजकुमार इमरान ने चैन की सांस ली। उसे अपने महल की याद सताने लगी थी, जहां उसकी प्यारी मां और प्यारे पिता उसका इंतजार कर रहे थे। उसने अपनी इस इच्छा को राजा सलामत को बताया। राजा तो इस बात पर अड़े थे कि उसे कुछ दिन यही रुकना चाहिए, मगर फिर राजकुमार इमरान की जिद के आगे उन्होंने हार मान ली। अगले दिन राजकुमार इमरान अपनी पत्नी राजकुमारी शबाना को लेकर अपने देश की तरफ रवाना हो गया। राजा ने उसके मना करने के बावजूद जंगल से मिलने वाला सारा खजाना उसके साथ ही कर दिया था। उन्होंने उनकी सुरक्षा के लिए सिपाही भी उसके साथ कर दिए थे। 4 दिन के लगातार सफर के बाद राजकुमार इमरान अपने देश पहुंच गया। उसके आने की सूचना सुनकर राजा और रानी दौड़े दौड़े आए। राजकुमार इमरान अपनी मां से लिपट गया। राजकुमारी शबाना सोने के तारों वाली चादर ओढ़े खड़ी थी और उसका चेहरा नजर नहीं आता था। राजकुमार इमरान ने कहा, अम्मी हजूर, ये आपकी बहू है। रानी ने आगे बढ़कर राजकुमारी शबाना का चेहरा देखा और हैरान रह गई। वो सवालिया नजरों से राजकुमार इमरान को देखने लगी। राजकुमार इमरान हंसकर बोला, अम्मी हजूर, अंदर चलिए, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। फिर राजकुमार इमरान ने उन्हें पूरी कहानी सुनाई। राजा और रानी अपने राजकुमार का कारनामा सुनकर बहुत खुश थे। कुछ दिनों के बाद राजा ने राजपाट राजकुमार इमरान को सौंप दिया और फिर सब हंसी खुशी रहने लगे।